Cool. Yes. तो बेसिकली क्वेश्चन का पेपर की बात करें तो क्वेश्चन पेपर तो एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही है. इट इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल. कुछ कुछ बाउंसर्स हैं जो यूपीएससी हमेशा फेंकता है. जैसे इस बार एक क्वेश्चन था इन इंडियन फिलोसफी, न्याय और बुद्धिस्ट के बीच में प्रमाण और प्रमाण फल. ये थोड़ा सा एक अलग क्वेश्चन था. बाकी तो ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड फ्रॉम द रेगुलर सोर्सेस. मतलब मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि कोई एक पर्टिकुलर सोर्स उस कोचिंग का, हमारी कोचिंग का. नॉर्मली भी अगर आपने टेक्स्ट बुक रेफर किए तो दीज कैन बी आंसर्ड. एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू हाउ स्पेसिफिक यू राइट, हाउ वेल यू स्ट्रक्चर योर आंसर, हाउ वेल यू शो योर क्लैरिटी. क्योंकि क्या है कि एग्जाम में कंटेंट डंपिंग के नंबर नहीं मिलते. सिर्फ कंटेंट हम देते हैं एग्जामिनर को जस्ट टू शो कि हमारी वाइड स्टडी कितनी है उस सब्जेक्ट की, what are the competence that we have in the subject. बट जो क्लैरिटी हम एक्सप्रेस करते हैं अपने आंसर्स में, दैट मैटर्स द मोस्ट. बिकॉज एग्जामिनर को आप कोई वर्ड ड्रॉप करके, कोई सूत्र ड्रॉप करके कभी इंप्रेस नहीं कर सकते. यू कैन ओनली इंप्रेस द एग्जामिनर विद योर क्लैरिटी. तो उसी चीज पे हम फोकस करेंगे कि क्लियरली कैसे आंसर करना है इन क्वेश्चन को, इन क्वेश्चन के पीछे का कोर क्या है. सो फर्स्ट क्वेश्चन, पहले जो कंपलसरी क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे. देन आई आस्क यू कि आप लोगों को कौन सा इसमें डिफिकल्ट लग रहा है. देन विल टेक अप दोस क्वेश्चंस. पहले तो फॉर्मेट समझ लें जो लोग अगले साल लिखने वाले हैं. देखो 8 क्वेश्चंस आते हैं टोटल. जो फर्स्ट क्वेश्चन है 1A 1B 1C 1D 1E, दिस इज कंपलसरी, ये आपको लिखना ही है. इसके बाद जो फिफ्थ क्वेश्चन होता है सेक्शन बी का, विच इज इंडियन फिलोसफी, इसको भी फिफ्थ क्वेश्चन को आपको पूरा लिखना है. दीज आर 10 मार्कर्स. इनके लिए 2 पेजेस मिलते हैं आपको. ठीक है. कंपलसरी क्वेश्चन है. कंपलसरी क्वेश्चन में इस बार डाल दिया, इस बार ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी. पिछली बार भी डाल दिया था, न्याय की प्रूफ फॉर सोल, तो बच्चे फंस गए थे उसके अंदर. न्याय मीमांसा में ही पूछते हैं ज्यादातर नए से क्वेश्चन. एनीवेज एक ही क्वेश्चन है. ठीक है. तो ये कंपलसरी है. इसके बाद आपको 3 क्वेश्चन और करने हैं. आउट ऑफ द रिमेनिंग 6 यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 3. 2 तो ये हो ही गए, फर्स्ट और फिफ्थ वाला. अब आप वेस्टर्न फिलोसफी से करें 2 क्वेश्चन, और चाहे तो इंडियन फिलोसफी से एक कर लें, या फिर इंडियन फिलोसफी से 2 करें, वेस्टर्न फिलोसफी से एक कर लें. मैं तो हमेशा प्रेफर करता हूँ कि वेस्टर्न फिलोसफी ज्यादा करें, बिकॉज वेस्टर्न फिलोसफी इज क्वाइट इजी. यहाँ पे बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं होती है स्टूडेंट को. और ऐसा नहीं है कि आपने अगर वो डेंस इंडियन फिलोसफी के टेक्स्ट नहीं पढ़े तो आप डिसएडवांटेज में नहीं रहोगे, बिकॉज यू विल बी राइटिंग ओनली वन क्वेश्चन, 1 or 2 questions फ्रॉम इंडियन फिलोसफी. सेम गोज फॉर फिलोसफी रिलीजन ऑल्सो. आई ऑलवेज से attempt less question from philosophy religion, more from socio-political. Same goes for western philosophy as well. attempt more questions. यहाँ पे स्कोरिंग ज्यादा रहता है. Okay, so first question is ideas are timeless and spaceless. Elucidate this statement with reference to Plato. प्लेटो अपनी फिलोसफी स्टार्ट करता है तो कैसी कैसी चीज की कल्पना कर रहा है. व्हाट ही इज ट्राइंग टू कंसेप्चुअलाइज, इज ट्राइंग टू कंसेप्चुअलाइज अ रियलिटी. देखो पहले तो एक चीज समझना, कोई भी फिलोसोफर फिलोसफी बनाता क्यों है? क्योंकि उसको एक ऐसी चीज को जानना है knowing which everything else is automatically known. इसलिए जो सब्सटेंस है फिलोसफी के अंदर वो चीज है जिसको जानने से आप पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लेन कर सकते हो. तो प्लेटो भी अपना सब्सटेंस खोजा है. प्लेटो से पहले भी लोगों ने सब्सटेंस खोजा था. बट प्लेटो के से पहले 2 तरह के व्यू पॉइंट्स थे. एक थे परमेनाइडस का, जो कि बोलता था परमानेंस इज द रियलिटी. एक थे सोफिस्ट हु यूज्ड टू से दैट चेंज इज द रियलिटी. रिलेटिविज्म की तरफ जाते थे. ठीक है. स्पेशो टेम्पोरल कॉन्सेप्ट्स पे जाते थे नॉलेज के और रियलिटी के. बट प्लेटो ने कहा कि जो अगर नॉलेज रियल है तो इट शुड बी ऑफ नॉलेज ऑफ दोज आइडियाज और दोज रियलिटी विच इज टाइमलेस एंड स्पेसलेस, विच इज नॉट स्पेशो टेम्पोरल. क्योंकि स्पेशो टेम्पोरल होगा तो क्या होगा, विद स्पेस टाइम इट विल कीप ऑन चेंजिंग. और अगर हर स्पेस और टाइम के साथ नॉलेज चेंज हो रही है, रियलिटी चेंज हो रही है, तो ऐसी रियलिटी को जानने का तो कोई मतलब ही नहीं निकलता. ही हैज शोन दिस इन द एलिगरी ऑफ केव आल्सो, कि जब एलिगरी ऑफ केव में जब वो केव के अंदर होते हैं प्रिजनर्स, उनको शैडोज दिख रही है. ठीक है. उनमें से एक व्यक्ति समहाउ एस्केप्स, और फिर वो जाके देखता है कि इतने साल तक हमने जो देखा इट वाज रॉन्ग, इट वाज नॉट रियल. सो फॉर हिम द आइडियाज आर दी टाइमलेस एंड स्पेसलेस रियलिटीज. टाइमलेस का मतलब है that it is not confined to a specific time. Spaceless मतलब it is independent of any space. It is universal in nature.
ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, सबसे पहले स्पेस, हो सकता है आप शॉर्ट में प्रॉब्लम ऑफ आइडियाज का लिख दो, प्रॉब्लम ऑफ सब्सटेंस का, जिसको जो पहले प्लेटो से पहले एग्जिस्ट करती थी, और प्लेटो ने उसको क्या आंसर दिया कि प्लेटो के लिए जो सब्सटेंस है वो टाइमलेस स्पेसलेस है, एंड इट इज आइडियाज. व्हाट आर आइडियाज? द इटर्नल आर्किटाइप्स और द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल थिंग्स ऑफ अ क्लास. सिंपल डेफिनेशन. ऑब्जेक्ट्स जो है फिजिकल, दीज आर imperfect copies, they keep on changing, they are spatio-temporal. The objects are spatio-temporal, but the ideas are spaceless and timeless. ये बात बोली उसने. And real knowledge is the knowledge of these unchanging, timeless and spaceless ideas, which is the knowledge irrational insight. अगर आप परसेप्शन से जानने की कोशिश करोगे आइडियाज को तो जान नहीं सकते, बिकॉज परसेप्शन तो लिमिटेड इन स्पेस एंड टाइम है और आइडियाज आर बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम. तो जैसी रियलिटी है वैसी नॉलेज होनी चाहिए. ये इसने बात बताई थ्योरी ऑफ डिवाइडेड लाइन के अंदर. आप चाहें तो छोटे छोटे रेफरेंस दे सकते हैं पॉइंट्स के अंदर. मेन आपको यही है इसमें बताना है कि आइडियाज क्या है, और ऑब्जेक्ट्स जो है वो स्पेस एंड टाइम के अंदर है, बट आइडियाज आर बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम. नॉलेज का बताना है कि रियल नॉलेज फॉर हिम is the knowledge of these unchanging forms, which is possible through rational insight. Examples दे दो. The example of beauty versus beautiful things. Beauty is beyond space and time. Beautiful things are space time. ठीक है. Passing comment you can give over Aristotle. Aristotle बताता है कि there is a problem of third man here. Difficulty of participation. But finally जब conclude करो तो बताओ कि this makes Plato the father of metaphysical realism. How realism? Because these ideas are not within our mind. They have independent existence. So these realities are real in nature, not dependent on the subject. ये सब चीजें आपको लिखनी है. ज्यादा क्रिटिसिज्म पे फोकस नहीं करना, बिकॉज क्वेश्चन इज एल्यूसिडेट, नॉट क्रिटिकली एग्जामिन, राइट. आप लोगों का कोई क्वेश्चन? लेट मी आल्सो अनम्यूट एवरीवन. यू वांट टू आस्क एनीथिंग रिलेटेड टू दिस? इजी क्वेश्चन है, सबने लिख ही दिया होगा, तो ज्यादा डिबेट का स्कोप है नहीं इसमें. क्वेश्चन नंबर बी, 1B. In the empirical world, everything is compound of form and matter. Evaluate this statement with reference to Aristotle. ये क्वेश्चन हाइलोमॉर्फिज्म पे है. ठीक है. Substance is nothing but hylo plus morphe, matter plus form. Through this, he is trying to explain change. This matter is the potential, form is the actualization. There is a immanent teleology. सबकी एक जो फॉर्म है वो इनेट पर्पस है चीज के अंदर, जिसके थ्रू वो अपने फाइनल एंड तक पहुंचता है. वो प्लेटो के व्यू को क्रिटिसाइज करता है दैट यूनिवर्सल्स आर नॉट विद इन द वर्ल्ड ऑफ यूनिवर्सल्स, रादर यूनिवर्सल्स सबसिस्ट, दे एग्जिस्ट विद द इंडिविजुअल्स. जैसे कि मैननेस मैन के बियॉन्ड नहीं एग्जिस्ट करती. इसके बारे में वो 4 आर्ग्यूमेंट देता है. ठीक है, कि ये जो हमारा मैटर और फॉर्म है, these are inseparable, these are relative, the relation of potentiality and actuality, and form is prior to matter. ये 4 आर्ग्यूमेंट्स देता है इसके लिए, वो भी लिखना है. फाइनली इवेल्युएट करना है तो आपको बताना पड़ेगा कि अंत करते करते ही ऑल्सो क्रिएट्स द डिस्टिंक्शन ऑफ प्योर फॉर्म प्योर मैटर. so how he is different from Plato is very difficult to understand. ठीक है. कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि थिंग्स ऑफ 2 different categories, how they can combine together. Form is something which is नॉन फिजिकल, मैटर इज समथिंग विच इज फिजिकल. तो फिजिकल नॉन फिजिकल चीजें एक साथ कैसे कंबाइन कर सकती है? थिंग्स ऑफ ओनली वन कैटेगरी कैन कंबाइन टुगेदर. बट एनीवेज, प्लेटो एंड एरिस्टोटल laid the benchmark of Indian Western philosophy. Kane Whitehead says that the entire Western philosophy is footnote on philosophy of Plato and Aristotle. ऐसे आप पॉजिटिवली इसको एंड कर सकते हो. क्या क्या लिखना है इसके अंदर? मेटा फॉर्म का बताना है, आर्ग्यूमेंट्स देने हैं वो 4 जो मैंने बताए, फिर इवेल्युएट बोला है इसने, तो आपको फिर इवेल्युएट भी करना पड़ेगा. और जब एग्जाम्पल ये आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हो उसी समय आपको एग्जाम्पल से समझा देना है मैटर फॉर्म वाला, कि जो प्लेटो कहता था कि ब्यूटी और ब्यूटीफुल थिंग्स में डिफरेंस है. ब्यूटी इज नॉन स्पेशो टेम्पोरल, बट ब्यूटीफुल थिंग्स आर स्पेशो टेम्पोरल. एरिस्टोटल सेज दैट एवरीथिंग इज स्पेशो टेम्पोरल. ठीक है. नेक्स्ट इज 1C. Explain the difference between being for itself, being in itself. Easy question है. Being for itself is the condition of
those who are self-aware, who are free, who are conscious. This is the stage of human beings. Being in itself is something which is complete. जैसे कि कोई टेबल है, कोई स्टोन है, जिसका पर्पस, जिसकी एसेंस पहले, एग्जिस्टेंस बाद में, हमने पहले सोचा. Yes, anyone wants to speak? एक्चुअली आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है, सॉरी। वॉइस ब्रेक हो रहा है? सबको ब्रेक हो रहा है? जी। सबको ब्रेक हो नहीं रहा है? नहीं सर, पूरा क्लियर क्लैरिटी है, नो इश्यूज। आई थिंक हाँ. सम इंटरनेट एंड उनके एंड से होगी कोई इशू। Yes. Anyways, this is getting recorded. तो आप वापस सुन लेना. बीइंग फॉर इटसेल्फ क्या है? जो फ्री है, जो सेल्फ अवेयर है, जो कॉन्शियस है. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ह्यूमन बीइंग. बीइंग इन इटसेल्फ इज समथिंग व्हिच इज, जिसकी एसेंस पहले आती है, एग्जिस्टेंस बाद में आती है. फॉर एग्जांपल, हम पहले सोचते हैं कि हमको यार ये फल है, इसको काटना है, तो काटने के लिए हमको कोई ना कोई शार्प चीज चाहिए, तो एसेंस दिमाग में पहले आया, एग्जिस्टेंस बाद में. सिमिलरली पॉट, पॉट की पहले एसेंस आती है हमारे दिमाग में, कोई समथिंग, वी नीड समथिंग टू स्टोर वाटर, एसेंस पहले, एग्जिस्टेंस बाद में. बट इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इट इज रिवर्स. Existence is first, essence is later. We keep on defining our essence through our action. That's why your Sartre famously calls that I am what I am not, not what I am. बहुत famous remark है उसका कि I am what I am not, not what I am. Same thing is said by Kierkegaard also, that correct question to ask is not who I am, but what shall I become. Heidegger also says the being ahead of myself. तो सेम चीज है भाई. को क्रिटिसाइज किया हाइडेगर ने. हाइडेगर ने बोला है कि ये जो डिवीजन है बीइंग का, बीइंग है ना, वो एक यूनिफाइड कॉन्सेप्ट है. इसको फॉर इटसेल्फ, इन इटसेल्फ में डिवाइड करना गलत है. तो चीज का क्रिटिसिज्म है फर्स्ट ऑफ ऑल. और जो उनका कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम का है, विच इज वेरी रेडिकल फ्रीडम, जो इन्होंने बताया कि वी आर कंडेम्ड टू बी फ्री. ही सेज इवन नॉट टेकिंग अ चॉइस, नॉट मेकिंग अ चॉइस इज ऑल्सो अ चॉइस. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, स्लेव इज पर्सन, स्लेव इज देयर. तो स्लेव जो है वो एनस्लेव्ड है. अब वो बोल रहा है कि भाई मैं तो परेशान हूँ, मेरे को तो, मैं बाहर नहीं निकल सकता. भाई ये भी तो आपकी चॉइस है ना. यू कैन ऑलवेज चूज टू डिस्कार्ड ऑल दिस थिंग्स. फॉर ही पुट्स ऑन लॉट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द पर्सन, एंड दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी इज, इट कम्स विद द फ्रीडम ऑफ ह्यूमन बीइंग. इसकी पूरी फिलोसफी वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे आ रही है, वर्ल्ड वॉर के टाइम पे आ रही है बेसिकली. तब इंसान को वहां पे फ्रांस में रिस्पॉन्सिबल बना रहा था. पीपल बिकम सो आइडियलिस्टिक कि वही आइडियलिज्म, ब्रह्म, एब्सोल्यूट वाली फिलोसफी चल रही थी. So he wanted to instill sense of responsibility among the people. That's why existentialism came. तो ये बात आपको लिखनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द गोल्डन माउंटेन इज वेरी हाई. डिस्कस दिस स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ रसल थ्योरी ऑफ डिस्क्रिप्शन. रसल जो है वो भी एक मेटाफिजिक्स बना रहा है. कई लोगों को सुन के अजीब लगता है कि कैसा मेटाफिजिक्स बना रहा है. मेटाफिजिक्स में क्या बात होती है? वर्ल्ड को एक्सप्लेन करते हैं हम विद सम यूनिट. प्लेटो की यूनिट है आइडियाज, एरिस्टोटल की यूनिट है फॉर्म एंड मैटर. ठीक है. डेकार्ट की यूनिट है 3, उसने 3 यूनिट बता दी. माइंड, सोल, गॉड. गॉड जो एब्सोल्यूट है, बाकी 2 रिलेटिव है. सिमिलरली बाकी सब भी कर रहे हैं. हीगल एब्सोल्यूट आइडियलिज्म की तरफ जा रहा है. कांट बोल रहा है कि जो वो रियलिटी है उसको जान नहीं सकते, बट वो है, इट एग्जिस्ट एज अ कंडीशन. इट्स अ प्री कंडीशन फॉर एवरीथिंग. Russell is also trying to do that, but in 20th century they will not create a reality, they will not do a metaphysics which is non-spatio-temporal, which cannot be verified, which is not identifiable. तो 20वीं शताब्दी में ऐसी फिलोसफी तो बनने वाली नहीं है. उसने एक ऐसे लॉजिकल एटम्स ढूंढे विच आर वेरीफिएबल. ठीक है. और कैसे किया उसने? उसने देखा कि भाई लैंग्वेज हमारी है, ये लैंग्वेज डिस्क्राइब करती है रियलिटी को. तो जहां जहां there is a direct reference where the fact corresponds to the reality, where there is direct reference, this proposition is true. When the reference is ambiguous, when it is not clear, when there is co-reference, there is no reference. 3 प्रॉब्लम बताई उसने. एक तो होता है रेफरेंस, एक होता है को रेफरेंस, एक होता है नॉन रेफरेंस. को रेफरेंस और नॉन रेफरेंस जो है वो एम्बिग्विटी क्रिएट करता है. इसकी वजह से हम लैंग्वेज में ऐसी चीजें ले आते हैं जिसकी वजह से वी टेंड टू इमेजिन कि भाई ये चीजें भी एग्जिस्ट करती होगी. फॉर एग्जाम्पल द कंसेप्ट ऑफ माइंड. एक लैंग्वेज में एक शब्द है माइंड, और माइंड के ऊपर इतनी फिलोसफी बना दी लोगों ने, बट माइंड जैसा कोई फैक्ट है सामने?
Does it refer to something? This is the problem of Russell. He wants to eliminate the non-referring co-referring expression so as to make language ideal, logically perfect. ये काम करना चाह रहा है. तो यहाँ पे जो ऐसे expressions है, like golden mountain is very high, these are non-referring expressions. So he want to avoid these, show the absurdities of these through his theory of description. तो theory of description में तीन बात है, referring, co-referring and non-referring. This statement particularly can be analyzed into इसी के ऊपर सेम लाइन पे क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने 2 साल पहले, आई थिंक 23 में पूछा था, द प्रेजेंट किंग ऑफ फ्रांस इज बॉल्ड वाला. तो उसी लाइन पे है क्वेश्चन. ठीक है. ही विल से दैट दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट कैन बी एनालाइज्ड इनटू दैट देयर इज अ माउंटेन, गोल्डन माउंटेन व्हिच इज हाई, देयर इज अ माउंटेन व्हिच इज गोल्डन एंड इट इज हाई. जो पहली चीज ही है गोल्डन माउंटेन, वही एग्जिस्ट नहीं करती. सो दिस इज नॉट ट्रू. ट्रुथ टेबल जो बनाते हैं ये लोग, उसमें ट्रुथ टेबल में पहली चीज ही फॉल्स हो गई. So this entire proposition is false. This is a case of non-reference. इसको criticize करेगा Strawson. Strawson would say that such statements are not false, right? These are not false, rather they are meaningless. And people don't normally think in Russell's logical terms. These statements also have some role to play in language because आपकी वो जो Strawson है वो एक ऑर्डिनरी लैंग्वेज फिलोसोफर है और रसल जो है वो आइडियल लैंग्वेज टेक्निकल फिलोसफी बना रहा है. तो दोनों में डिफरेंस हो जाता है. रसल इज स्ट्रॉसन इज मोर इन लाइन विद लेटर विटगेंस्टीन, व्हेरेas रसल इज इन लाइन विद द अर्ली विटगेंस्टीन टेक्निकल फिलोसफी वाला. ठीक है. इसके अंदर किसी को डाउट, इफ यू वांट टू आस्क. किसी को डाउट हो तो यू कैन आस्क. The problem that Russell wants to highlight is we should not talk about the things that do not refer to anything. The same case is with the present king of France is bald. जब present king of France ही नहीं है तो फिर bald है कि नहीं, वो ये सब चीज वो false है. Now the next one is about Kant. How does Hegel challenge Kant's distinction between phenomena and noumena? So before you talk about Hegel's challenge, थोड़ा सा ब्रीफ में व्हाट इज फिनोमेना एंड नोमेना ऑफ कांट. फिनोमेना इज द थिंग दैट अपीयर्स व्हिच इज स्ट्रक्चर्ड बाय द माइंड, स्पेस टाइम कैटेगरीज. इट इज द थिंग दैट अपीयर्स. तो जो कांट है उन्होंने एक्सेप्ट किया किसका व्यू, ह्यूम का व्यू, कि यस आवर नॉलेज इज रिस्ट्रिक्टेड टू फिनोमेना, बट इस फिनोमेना में ही सर्टिनिटी ला दी. कांट ने ह्यूम को पाना, रिजेक्ट नहीं किया उसने ह्यूम को. ही अप्रिशिएटेड ह्यूम कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि फिनोमेना तक ही हमारी नॉलेज लिमिटेड है, बट इस फिनोमेना में भी सर्टेनिटी पॉसिबल है, नेसेसिटी पॉसिबल है. ये शो किया है कांट ने. ये नेसेसिटी यूनिवर्सलिटी कैसे आती है? नॉट फ्रॉम द नेचर, बिकॉज नेचर में एक्सपीरियंस में नेसेसिटी नहीं है. द नेसेसिटी इज इंस्टॉल्ड बाय द माइंड थ्रू इट्स कैटेगरीज, थ्रू स्पेस टाइम फ्रेमवर्क. अब ये जो द्वंद्व क्रिएट कर दिया कांट ने फिनोमेना नोमेना को कि वी कैन नॉट नो दैट, बट वो है. कांट ने बोला वो है, इट एग्जिस्ट एज अ कंडीशन. फॉर एग्जांपल व्हेन आई परसीव द रोज इज रेड, रोज इज रेड ये आपने देखा, बट इसके रोज इज रेड के पीछे एक चीज छुपी हुई है, दैट आई परसीव रोज इज रेड. ये आई छुपा हुआ रहता है, बट इस आई की वजह से ही रोज इज रेड प्रपोजिशन या नॉलेज पॉसिबल हो पाती है. तो हम इस आई को नहीं जान सकते, इट बिलोंग्स टू नोमेना, बट ये है. सिमिलरली गॉड को भी माना, सोल को भी माना और वर्ल्ड को भी माना कि ये है, बट इनको लॉजिकली नहीं जान सकते. रैशनल कॉस्मोलॉजी इज नॉट पॉसिबल, रैशनल थियोलॉजी इज नॉट पॉसिबल, एंड रैशनल साइकोलॉजी इज इक्वली नॉट पॉसिबल. रैशनल साइकोलॉजी का मतलब होता है सोल को नहीं जान सकते, सोल को जानने की कोशिश करोगे तो पैरालॉजिज्म्स होंगे, द फैलेसीज रिगार्डिंग सोल. अगर आप वर्ल्ड को जानने की कोशिश करोगे एज इट इज, तो फिर रैशनल कॉस्मोलॉजी पॉसिबल नहीं है, एंटीनोमीज क्रिएट होंगी. गॉड को जानने की कोशिश करोगे तो गॉड के रिगार्डिंग आपको ट्रांसेंडेंटल इल्यूजन्स होंगे. सो दीज आर नॉट नोएबल. हीगल सेज टू नो द लिमिट इज टू नो व्हाट इज बियॉन्ड. मैं कहूं कि मैं राम को नहीं जानता, तो मैं इतना तो जानता हूं ना राम जैसा कोई है. तो अगर जो आपको कॉन्ट्रडिक्शंस लग रहे थे
कि भाई नोन और अननोन के बीच में कॉन्ट्रडिक्शन था। अगर आप अपनी लॉजिक को थोड़ा रिफाइन कर दे तो आपको पता लग जाता है कि बियॉन्ड क्या चीज है। जैसे कि मैं बोलूँ कि टेबल है मेरे सामने, अब टेबल के पार क्या है मुझे नहीं पता, तो आपको ये तो पता है ना कि टेबल का अंत कहाँ है, तो मतलब उसके पार वाला भी जान जाओगे। थोड़ा सा और कोशिश करते, लॉजिक को और थोड़ा आगे लेके जाते। तो हीगल अपने स्पेकुलेटिव लॉजिक, अपने डायलेक्टिकल लॉजिक से उसके बियॉन्ड को जानने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि फिलोसफी में क्या है ना, द्वंद्व एक्सेप्ट नहीं हो सकता। ह्यूमन माइंड कैन नॉट एक्सेप्ट डुअलिटी। ह्यूमन माइंड वांट्स टू सिंथेसाइज द थिंग्स। इसलिए हीगल खुद जो जर्मनी में है, और कांट भी जर्मनी से थे, उन्होंने कांट को आगे जाके सिंथेसाइज किया थ्रू हिज डायलेक्टिकल लॉजिक। ही सेज रियल इज रैशनल, रैशनल इज रियल। जो चीज बुद्धिगम्य है वो सत्य है, और जो सत्य है वो बुद्धिगम्य है। बस जस्ट आपको अपना लॉजिक रिफाइन करना है। ट्रेडिशनल लॉजिक से ना जाकर, एरिस्टोटेलियन लॉजिक से ना जाकर आप डायलेक्टिकल लॉजिक से जाओ, जहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन इज नॉट एक्सेप्टेड एज अ ऑब्स्ट्रक्टिंग फोर्स, रादर कॉन्ट्रडिक्शन इज अ प्रोपेलिंग फोर्स। कॉन्ट्रडिक्शन ही आपको आगे लेके जाएगा, एंड कॉन्ट्रडिक्शन इज इनहेरेंट इन एवरी स्टेज। यू कैन लुक एट द एंटायर हिस्ट्री। इस फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री के अंदर उसने बताया कि आप पूरी हिस्ट्री को स्टडी कर लो। हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी बहुत लोगों ने लिखी है, बस फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री सिर्फ हीगल ने लिखी है। उसने बोला पूरी हिस्ट्री को एनालाइज कर लो कि पूरी हिस्ट्री ही डायलेक्टिकल फॉर्म में चल रही है, और ये जो एब्सोल्यूट है, ये जो रियलिटी है, डायलेक्टिकल फॉर्म में चलता है। ये अपना द्वंद्व क्रिएट करता है। ये सेम चीज हमारी इंडियन फिलोसफी में बोला कि मैटर माइंड वाला जो डुअलिटी है, ये ब्रह्म की लीला है। तो हीगल इसको लॉजिक के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। बट एनीवेज मेन आर्ग्यूमेंट वो ये, टू नो द लिमिट इज टू नो व्हाट इज बियॉन्ड। रियल इज रैशनल, रैशनल इज रियल। Dialectical logic के through you can reach up to the absolute. The distinction of new phenomena and nomina can be resolved into absolute through dialectical logic, thesis, antithesis, synthesis. If you have any question, you can ask. Okay, so I guess किसी का कोई question नहीं है. Now we can move to the next one. What are the basic tenets of rationalism? Descartes built a system of philosophy in consonance with them. ये तो easy है. Rationalism is that which gives primacy to reason as a source of knowledge. डेकार्ट ने तो बोला ही है. डेकार्ट कैसे स्टार्ट करता है अपनी फिलोसफी? He says there is not a single proposition in the domain of philosophy which is cultivated by significant minds, the most greatest of minds. एक भी ऐसी proposition नहीं which is beyond doubt, which is indubitable and which is self-evident. तो डेकार्ट का प्रोजेक्ट है to arrive at a knowledge which is clear and distinct, which is indubitable, which is so clear and so distinct कि वो self-evident हो. तो रैशनलिज्म के थ्रू ही थिंक्स कि रीजन के थ्रू आई कैन डिस्कवर दिस, और बेसिक टेनेट्स ऑफ रैशनलिज्म आप बता सकते हो कि रीजन को प्राइमेसी देता है, इनेट आइडियाज को मानता है, वो सब बातें. दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन. किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क, अदरवाइज वी कैन मूव टू द नेक्स्ट वन. यस, if you want to ask you can ask, otherwise we'll move to the next one. Cool. तो नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट इज ऑल डिटर्मिनेशन इज नेगेशन सेज स्पिनोजा. आप में से कोई बताए चलो इस क्वेश्चन को फिलहाल से. आपने ही पढ़ा होगा, कोई बताना चाहे कि व्हाट इज दिस क्वेश्चन ऑल अबाउट. Sir, it means in simple language to tell that rose is red or to tell something in reference to God is limiting the characteristics of God. Yes, sir. Why? Because sir, उसने कहा था कि according to Spinoza, substance is that which is independent, existence and essence, and it has infinite qualities, infinite attributes. So that is why. Infinite, yes. Infinite है वो, limitless है. Limitless को आप कैसे define कर सकते हो affirmatively? You cannot. To say that God is light, then where is darkness? To say that God is white, तो फिर वही black किधर है? तो God तो all inclusive है. All inclusive चीज को आप affirmatively describe नहीं कर सकते. आप उसको negatively describe कर सकते हो. God is not just this, not just this. So Spinoza says that we cannot determine or define God because definition is possible only of limited things, not of infinite.
सब चीज गॉड में ही तो है। गॉड इज दैट इनफाइनाइट स्पेस जिसमें हर चीज मॉडिफिकेशन के थ्रू आ रही है। जैसे आप इनफाइनाइट स्पेस में एक ट्रायंगल ड्रॉ करो, सर्कल ड्रॉ करो, कोई भी फिगर ड्रॉ करो, बट वो एग्जिस्ट कहाँ कर रही है? उसी के अंदर, जस्ट मॉडिफिकेशन ऑफ इट। तो उसकी अनलिमिटेड मॉडिफिकेशन पॉसिबल है। दैट्स व्हाई ही सेड दैट सब्सटेंस इज वन which is infinite with infinite attributes. The mind can know only two of them: res cogitans, res extension. The cogitation and extension. But God is not limited to these two. God is absolutely unlimited. It is the capacity of mind to know only two. But capacity of mind is not the limitation of God. Says Spinoza. God is unlimited. ठीक है, सवाल बस ये आता है कि अगर गॉड अनलिमिटेड है तो हाउ कैन ही हैव एट्रीब्यूट्स? जो क्रिटिक्स हैं वो ये बोलते हैं कि इफ ही सेज दैट गॉड इज लिमिटलेस, गॉड इज indescribable, in this sense, then why he says that God has attributes? But you can always counter by saying that these attributes are also infinite in nature, and the modes are like तटस्थ लक्षण। जैसे हमारे यहाँ ब्रह्म में बोला जाता है कि ब्रह्म का एक स्वरूप लक्षण होता है, एक तटस्थ लक्षण होता है। तटस्थ लक्षण इज एक्सीडेंटल मॉडिफिकेशन। So finite modes are like accidental modification. They do not exist apart from it. They exist like a momentary thing, and they get dissolved into substance only. तो उनका कुछ अलग से existence नहीं है. They are like just waves in the ocean. So waves rise for a moment, then they merge into it. You can use that simile of Tatastha Lakshan and Sarup Lakshan of Brahman here to reason it better. क्योंकि 15 मार्क्स का है ना ये, तो you need to give some multiple dimension. तो अच्छे से इसको आर्ग्यू करना पड़ेगा। Sir, how can we write this in 250 words? Like 250 हाँ, words is a lot for such an answer. तो कैसे उसको yes. सर फेज आउट सर करेंगे? आई थिंक इसमें सर 15 मार्कर है, तो इसका मतलब क्रिटिसिज्म वाला पार्ट थोड़ा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, राइट? डिबेट, जो डिबेट है ना इसके रिकॉर्डिंग की, वो करनी पड़ेगी। सबसे पहले स्पिनोजा का व्यू देंगे, स्पिनोजा का सब्सटेंस क्या है, व्हाई ही सेज दैट all determination with regard to it is negation because it is limitless, it is absolutely unlimited. फिर आप एक डायग्राम बना सकते हो, वो जो स्पिनोजा का डायग्राम है ना पूरा, ये गॉड है, गॉड के इनफाइनाइट एट्रीब्यूट्स हैं, बट माइंड कैन ओनली टू, इन टू से बाकी चीजें निकल के आ रही है, मोशन, ड्रेस, ठीक है, फिजिकल यूनिवर्स, वो वाला डायग्राम बना दो, नेचुरा नेचुरांस नेचुरा नेचुराटा, तो वो एक स्पेस आपको बना लेगा। बाकी पूरा वर्ल्ड व्यू एक्सप्लेन कर सकते हो कि वर्ल्ड चीजें कैसे फ्लो कर रही है इसमें से, बट दीज फाइनाइट थिंग्स आर डिस्क्राइबेबल बट गॉड इज नॉट डिस्क्राइबेबल बिकॉज गॉड इज लिमिटलेस। फिर उसके बाद क्रिटिक का पॉइंट लेके आओ कि व्हाई डज ही से इफ गॉड इज, इफ एवरी डिटर्म इज नेगेशन, देन हाउ कैन गॉड हैव एट्रीब्यूट्स, वो वाला आर्ग्यूमेंट। देन यू कैन काउंटर विद स्पिनोजा कि दी एट्रीब्यूट्स themselves are infinite, और जो उसका मॉडिफिकेशन है दे आर फाइनाइट, बट these modification are not outside of the substance, these are accidental modification of it, like that is the Lakshana of Brahma. Finally conclude that Spinoza says to determine is to limit the God, and to limit is to negate what is there within it. So only God, the infinite, is beyond this negation. थोड़ा डिबेट आएगी इसके अंदर ना, आपको पूरा लिखना पड़ेगा इसके बारे में। थोड़ा सा गॉड का नेचर भी बता सकते हो इसमें, गॉड कैसा है, क्योंकि वो इसकी क्वेश्चन के रिलेशन में ही आएगा। इट विल नॉट बी डेविएशन फ्रॉम द डिमांड, इट डिमांड कि आप गॉड के बारे में बताओ यहाँ पे। Question number 2C, examine Hume's refutation of causal relation and Kant's response to it. Examine Hume's refutation of causal relation का Hume says कि भाई causality किस पे डिपेंड करती है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर पे, बट यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर इटसेल्फ इज अ प्रीसपोजिशन। नेचर में यूनिफॉर्मिटी हमने कब जाके देखा? हमने तो पर्टिकुलर इवेंट्स देखे हैं कि क्लाउड है, रेन हुई, क्लाउड है, रेन हुई, बट कई बार ऐसा हुआ क्लाउड थे, रेन नहीं हुई। देन देयर आर मेनी इवेंट्स जिसके हमको अपोजिट मिल जाते हैं। So there is no necessity that sun will rise tomorrow. There is no causal relation between this. There is no causal relation that every event has a cause, because what we perceive is a
कांस्टेंट कंजंक्शन, एक चीज आती है दूसरी चीज आती है, एक चीज आती है दूसरी चीज आती है, बट नेसेसिटी कहाँ आती है इसके बीच में? नेसेसिटी इज नॉट परसीव्ड. So he reduces everything to those atomistic impressions. इसको atomistic sensationalism या atomistic impressionism भी बोलते हैं, कि हर चीज क्या है, वो atomic impressions जो हमको रिसीव हो रहे हैं, और वो impression इतनी तेजी से रिसीव होते हैं कि हम उसके बीच में necessity जोड़ देता है. Necessity is psychological, not logical. कांट कहता है कि ये बात ठीक है. This argument has aroused Kant from dogmatic slumber. कांट खुद भी एक आइडियलिस्टिक फिलोसफी में था. He was under the influence of German idealism. कांट से कि भाई आपने सही बोला, necessity is not in nature, but there is necessity. From where this necessity comes? From the conditions of human mind. तो यूनिवर्सैलिटी है, necessity है causality में, but how? हमारे यहाँ पे दिमाग में एक कैटेगरी है the causality. हमने एक परसेप्ट देखा कि there is a hot stone. ठीक है, आपने आप बाहर जा रहे थे, आपने एक स्टोन को टच किया, it was hot. दूसरा परसेप्ट था कि there was sun shining in the sky. अब ये दोनों अलग अलग परसेप्ट है. माइंड ने तुरंत इन दोनों परसेप्ट को जोड़ दिया और कॉजालिटी जोड़ दी इसके बीच में, कि सन इन द स्काई इज द कॉज ऑफ दिस स्टोन. अब ये कॉजालिटी नेचर में आपको एक्सपीरियंस में थोड़ी आई, इट इज समथिंग दैट माइंड हैज इम्पोज्ड. ये एक ऐसा धर्म है जो हमारा मस्तिष्क, हमारा जो माइंड है वो इम्पोज करता है फिनोमेना के ऊपर. एंड इट इज समथिंग विच इट डज कॉन्स्टेंटली, हमेशा. इट इज नॉट जस्ट मेरा दिमाग करता है, आपका दिमाग करता है, उसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है. इससे यूनिवर्सैलिटी आती है, इससे नेसेसिटी आती है. ठीक है, तो उस तरीके से कांट ने फिर फिलोसफी को, सॉरी जो साइंसेस है उसको फर्म ग्राउंड से एस्टैब्लिश किया, बिकॉज साइंस इज बेस्ड ऑन causal relationship. Entire physics is based on causal relationship. Every event has a cause, is a synthetic a priori judgment. He says synthetic because there is a novelty to it. A priori because जो relation है cause and effect का, ये हमारा mind impose करता है. The a priori structure of mind. ठीक है, एक और व्यक्ति है जो ह्यूम को क्रिटिसाइज करता है अपार्ट फ्रॉम कांट. को बता सकता है मुझे? There is another person apart from Kant who criticizes and quite बहुत अच्छी तरीके से जो ह्यूम का आर्ग्यूमेंट है कांस्टेंट कंजंक्शन वाला, इसको बहुत अच्छे से रिफ्यूट करता है. कोई बता सकता है? जॉन स्टुअर्ट मिल, जेएस मिल, जिसने साइंटिफिक कॉजेशन का कॉन्सेप्ट दिया है. ठीक है, जॉन स्टुअर्ट मिल कहता है कि एवरीथिंग, मतलब बहुत सारी नेचर में प्रोसेसेस ऐसी होती हैं जो एक के बाद एक होती है, एक के बाद एक होती है, बट हर चीज में तो हम कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप नहीं जोड़ते. वी ओनली अटैच कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप वेयर देयर इज अ डीपर कनेक्शन. व्हेन देयर इज अ डीपर कनेक्शन बिटवीन देम, अनकंडीशनैलिटी होती है. द कॉज इज ऑलवेज द एंटीसीडेंट एंड इफेक्ट इज कॉन्सिक्वेंट. देयर इज अ डीपर कनेक्शन बिटवीन देम, ओनली देन वी से. तो फिर साइंटिफिक कॉजेशन के उसने तीन कंडीशन बताए थे विच कोरिलेट्स टू दी जो हमारे न्यायिकस है उनके कॉजेशन के साथ वो कोरिलेट होता है अन्यथा सिद्ध वाले आर्ग्यूमेंट के साथ. तो आप पासिंग रेफरेंस में जेएस मिल का भी लिख सकते हो कि साइंटिफिक कॉजेशन से उसने बताया कि नॉट एवरीथिंग दैट वी एक्सपीरियंस वी रिलेट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन देम. देयर आर मेनी फिनोमेना व्हिच आर हैपनिंग antecedent and consequent, but not everything is said to be cause and effect. For example, आपकी घड़ी में 1 बजा और सामने एक बस आई स्कूल की, कल भी 1 बजा, अगले दिन फिर 1 बजा, बस आई स्कूल की, बट आप उसके बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं जोड़ोगे कभी भी कि 1 बजना और बस का आना, इन दोनों के बीच में कोई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है. यू विल नेवर डू दैट बिकॉज यू नो देयर इज नो डीपर कनेक्शन बिटवीन देम, इजंट इट? आपकी छत पे कौवा काऊ काऊ कर रहा था और आपकी बहन आ गई. एक दिन फिर छत पे कौवे ने काऊ काऊ किया, बहन आ गई. तो आप यू विल नॉट एसोसिएट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन देम बिकॉज यू नो, बिकॉज देयर इज नो, अनलेस यू आर, हम जो एक ट्राइबल लॉजिक होता है उसके हिसाब से तो करते हैं, बट इन कोई भी सेम पर्सन विल नॉट एसोसिएट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. ठीक है, तो सेम थिंग जो है जेएस मिल ने बोली. any counter question if you have with regard to this? पहले ह्यूम का व्यू, फिर कांट का व्यू, देन इफ यू रिमेंबर जेएस मिल बताओ नहीं, कांट के साथ ही यू कैन एंड विद सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूम. लास्ट में सिग्निफिकेंस जरूर बताना ह्यूम की.
कभी भी किसी आंसर को आप एंड करते हो तो उस फिलोसोफर के कंट्रीब्यूशन के साथ एंड करो, बोथ ह्यूम का और कांट का कंट्रीब्यूशन। अगर ह्यूम ने वो क्वेश्चन नहीं बोले होते, बताए होते, तो कांट के पास कोई फॉर्डर ही नहीं होता to give a befitting response to those skeptical conclusions. Sir, can we add examples from our own? Like what example? Like in this, we can add the example of Pavlov dog. When the bell rings, the dog comes for the food, Yes, and he thinks food is related with the bell. yes, 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 yes. तो कई बार क्या होता है, इंसान ऐसे कंडीशनड हो जाता है, ऐसा ह्यूम बोलेगा। Yes, you can use such example. ऐसा फिलॉसफी में कुछ भी नहीं है कि आपको एग्जाम्पल वो ही यूज करने हैं जो ह्यूम ने किए हैं या फिर ऐसा कुछ। You Like can I have always use. listened some teachers say कि you can't add the examples in paper 1. You have to use the same No, no, content. no, 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 ऐसा नहीं है। I've seen Okay, both thank you, kind of sir. students, both kind of students. But it should not be irrelevant. The thing is this. वो टीचर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि बच्चे कई बार खुद से ऐड करने के चक्कर में कुछ अलग ही लिख जाते हैं, है ना। तो बच्चों के विजडम पे थोड़ा डाउट करते हैं वो, तो अब एक बार क्रॉस चेक करा लो किसी से, ये क्या ये पॉसिबल है जो सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। अगर वो अप्रूव करते हैं तो यू कैन यूज। Okay, sir. Next is 3A. We should look not to an ideal language which derives its meaning from facts and has a precise logical structure, but empirically to the ways in which languages are actually used. Explain the transition from early views of Wittgenstein to his later views on language and meaning with reference to this statement. Early Wittgenstein was in the Tractatus. He had that fixed mindset. Language corresponds to reality. Okay? Picture theory of meaning. That there is a logical structure of language which it shares with the reality. लॉजिकल फॉर्म है, पिक्टोरल फॉर्म है, उसका कॉन्सेप्ट दिया। बट अगेन जब एक बात समझे आप, कितना ही बहुत ही थोड़ा सा समझने वाली बात भी है कि जो विटगेन्स्टीन थे, जब वो इंटेलेक्चुअल लोगों के साथ थे, जैसे कि रसल है, एन व्हाइटहेड है, बहुत इंटेलेक्चुअल लोग थे वहाँ पे, फ्रेगे वगैरह, तब उन्होंने एक ऐसी फिलोसफी दी, ठीक है, विच वॉज वेरी एब्स्ट्रैक्ट। और जब वो बच्चों के पास गए, ठीक है, उन्होंने एक बच्चों के स्कूल में पढ़ाना शुरू किया, मतलब स्टोरीज में आता है, एंड देन ही लर्न कि लैंग्वेज इज नॉट द प्रिजनर ऑफ मीनिंग। वर्ड्स, वी शुड नॉट बिकम द प्रिजनर ऑफ मीनिंग। ये टेक्निकल माइंडसेट जो है हमारा, शब्दों को एक के साथ एक मीनिंग जोड़ देना, इट इज नॉट हाउ लैंग्वेज वर्क्स। लैंग्वेज इज लाइक अ फॉर्म ऑफ लाइफ। अ फॉर्म ऑफ लाइफ कैन नॉट बी, it is not static. Okay, it is evolving in nature. Similarly, our language is also evolving in nature, and there is no one form of life. There are many forms of life. For example, a word like habeas corpus, mandamus, it has meaning in legal terms, but it has no meaning in scientific terms. So does that mean कि ये senseless है? ऐसा तो नहीं होगा। Similarly, the words like Brahman, Nirvana, इन सबका भी तो मीनिंग है, कहाँ पे है? Not in your scientific form of life, in not that scientific language game, but the religious language game. तो आप किसी एक लैंग्वेज गेम के रूल्स को समझना पड़ेगा आपको, उसके लैंग्वेज गेम्स के रूल, तब आप उसकी मीनिंगलेस और मीनिंगफुलनेस पे कमेंट कर सकते हो। किसी और लैंग्वेज गेम, क्रिकेट के रूल से आप फुटबॉल की मीनिंगफुलनेस थोड़ी करोगे एग्जाम। सिमिलरली साइंस के फॉर्मूला से आप रिलीजन की चीजों को थोड़ी ना सही गलत बता सकते हो। सो नाउ ही बिकेम प्रैग्मेटिक। बच्चों से सीखा उसने कि बच्चे जो हैं, और आप जैसे बैंक है, यू कैन यूज द वर्ड बैंक in many ways. Bank as a financial institution, bank as the shore of the river, bank as also I can bank upon you, like I can rely upon you. Multiple ways में आप यूज कर सकते हो. He shows the same. Do not become prisoner of meaning. He says, don't look but see. People ask what to see. Wittgenstein replies, don't look for the meaning, see the use. See the use. use क्या है उसका उस फॉर्म ऑफ लाइफ के अंदर, वो देखो. ठीक है. The same argument he uses to reject the private language argument also, कि language cannot be invented. Since a form of life cannot be invented, a language can also not be invented. Language is a shared phenomena. It is used for sharing the thoughts and concepts between the individuals.
So there is no solipsism also. ऐसा नहीं है कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ अकेला इंसान और देयर इज प्रॉब्लम ऑफ अदर माइंड्स कि अदर लोग एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते. If there were no other people, why there is language? A person who is sitting alone on an island, why do we need language? उसको language की क्या जरूरत पड़ेगी? तो मीनिंग रेफरेंस कैसे आता है? देयर इज अ स्पीकर एंड देयर इज अ लिसनर. ठीक है, उनके बीच में कांस्टेंट फीडबैक है, वहां से उसका मीनिंग डिराइव होता है और वो दोनों किसी एक फॉर्म ऑफ लाइफ के अंदर होंगे. तो सॉलिप्सिज्म के आर्गुमेंट को भी रिजेक्ट करता है, प्राइवेट लैंग्वेज वाले आर्गुमेंट को भी रिजेक्ट करता है थ्रू दिस फॉर्म ऑफ लाइफ वाले आर्गुमेंट. सो किसी को प्रॉब्लम होती है कैन आस्क. Essence, I have explained you what you have to write. Earlier, this picture theory, next is use theory. It is not a theory per se, but use पे ध्यान दो, he says. He also says that philosophy का function is therapeutic. It is a therapy. Therapy कैसे? जो टेक्निकल फिलोसफी है उसको आप टेक्निकल फिलोसफर उनको थेरेपी दो लैंग्वेज गेम की, उनको पता लगेगा कि यू आर बिकमिंग प्रिजनर ऑफ मीनिंग. बट रियलिटी लैंग्वेज इज नॉट प्रिजनर ऑफ मीनिंग. लैंग्वेज इज वेरी डायनेमिक इन नेचर and it evolves with the form of life. लैंग्वेज में आज कैसे ऐसे वर्ड्स आ चुके हैं जो पहले थे ही. isn't it? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई वर्ड था आज से 200 साल पहले? नहीं था. बहुत सारे वर्ड्स ऐसे आ गए. क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन. अब आज मैं आपको बिटकॉइन बोलो तो ये मेक सेंस टू यू, और 2 साल पहले इट वोंट मेक सेंस. ठीक है, फाइनेंशियल लैंग्वेज गेम इवॉल्व हो रखा है. That's why I want to stay. Yes, if you want to ask, you can ask. In a way, he also rejects the essentialist view, है ना? Essentialist view को भी रिजेक्ट करता है, जो प्लेटो का essentialism था कि चीजों के बीच में कॉमन कैरेक्टर होता है. इसको कैसे करता है, कि बता सकता है मुझे? Essentialism को कैसे रिजेक्ट करता है? Wittgenstein. With the concept of family resemblance. ठीक है, कि there is no single logical essence which underlies all uses. कोई हर गेम का कोई एसेंस नहीं होता है. रादर देयर इज अ क्रिस क्रॉसिंग फीचर्स. एक फैमिली गैदरिंग के अंदर किसी के नोज मैच हो रही है, किसी के हेयर मैच हो रहे हैं, बट देयर इज नथिंग व्हिच इज एग्जैक्टली द सेम. सो देयर इज नो सिंगल एसेंस, इट इज ओनली रिजेम्बलेंसेस. तो ये सब बातें लिखोगे. नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 3B. present an exposition of the नहीं, I guess हाँ यही है. Exposition of the verification theory of meaning is propounded by the logical positivists. In this context, also differentiate between strong and weak verification. Strong verification is that which is conclusively verifiable. Weak verification is that which is verifiable in principle. तो weak verification का principle इसलिए लेके आए क्योंकि जो शिलिक का concept था कि if there is a method of verification, then only it is meaningful. तो उससे क्या साइंस भी मीनिंगलेस हो गई. There are many meaningful things which became meaningless. तो इसलिए वीक वेरिफिकेशन लाना पड़ा to make science also meaningful. इसी है, तो एजेआर का ही कॉन्सेप्ट लिखना है. और क्रिटिसिज्म भी लिख सकते हो कि वेरिफिकेशन थ्योरी इटसेल्फ इज नॉट वेरीफिएबल. 3C इज ब्लू इज वन सब्जेक्ट. अब ये देखो वापस से रिपीटेटिव क्वेश्चंस है. 2020 में क्वेश्चन आया था. Blue is one object of sensation and green is another. And consciousness, which both sensations have in common, is different from either. Present an account of Moore's refutation of idealism with reference to this statement. Can anyone explain me? आपने ही पढ़ा होगा. कि what he is trying to say. Yes, anyone. What is he trying to say? He's trying to attack the idealists, right? The idealists, he says, are confused between the consciousness of a thing and the thing. Since consciousness, the conscious act,
that I'm being conscious of blue is a mental act. तो उनको लगता है कि object is also mental. This is the problem which Berkeley also had. To be is to be perceived. Existence is perception. ऐसे est percepti. But Moore attacks this idealist claim that to be is to be perceived by separating what is sensed from the act of sensing. The act of sensing is different and sensed object is different. So he gives this classical example in refutation of idealism in his General Mind that was published in 1903. He says that blue is one object of sensation, green is another, and consciousness, which both sensation have is common, is different from either. He distinguishes the object, the blue that we are aware of, from the awareness of the conscious act. एक एप्पल को हम जान रहे हैं और एक उसकी अवेयरनेस है. Awareness is mental, but there is an object which is physical. But idealism rests on the problem of this distinction. Idealism जो है इन दोनों के distinction को जान ही नहीं पा रहा. Because what we know is the representation in the mind. तो हमको लग रहा है कि बस representation ही real है. Berkeley कहता है कि why to presume that there is something outside? He applies the Occam eraser. Occam eraser को लगा के external cause को हटा देता है Berkeley. He says why to presume? What I perceive is the presentation in the mind, representation in the mind. So accept that only. वो हर चीज God से prove कर देगा. But Moore is a realist. He will try to install that, the significance of that, the reality of the physical objects. That the awareness and the object are different. Awareness is mental, object is physical. Question number 4a. How is Husserl's account of I think different from that of Descartes? ये क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट डिस्कस हो जाता है इन क्लासेस, है ना. और Husserl has a lot in he has a lot of indebtedness to Descartes because he said कि Descartes जो थे वो एक preconceived philosophy, presuppositionless philosophy बना रहे थे, which was significant, but end करते करते वो गलती कर गए. Descartes came up with the methodic doubt. He came with Epochian reduction. ठीक है. He rejected anything which is already supposed. एक presupposition like inquiry करनी है हमको, indubitable truths find out करने. But Descartes ने क्या किया? Descartes thought कि जो I think है, which is a conscious act, इसकी कोई essence है. He thought कि ये जो हमारी conscious acts हो रहे हैं, जैसे कि thinking, doubting, pleasure, pain, ये conscious acts हैं. इन conscious act का कोई ना कोई substratum होना चाहिए. उस substratum के कारण ही ये possible है. Just like कि physical चीजों की कुछ qualities होती हैं, primary, secondary qualities. आपको शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, बट अगर आप पढ़ेंगे वाइमसी तो प्राइमरी सेकेंडरी का जो डिस्टिंक्शन सबसे पहले डेकार्ट ने किया था और लॉक ने उस चीज को एक्सेप्ट किया. बट डेकार्ट ने बाहर की चीजों को माना नहीं था पहले. It did not accept the physical reality because physical reality was always in the doubt. There might be a demon जो मुझे ऐसी चीजें दिखाने की कोशिश कर रहा है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती. तो उसके बेसिस पे तो वो चीजों को प्रूव नहीं कर सकता था. He wanted something which is presuppositionless. तो डाउटिंग करते करते डाउटर पे पहुंचा कि डाउटर के नॉट बी डाउटेड. इफ आई डाउट दी डाउटर तो ये सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा. डाउट जितनी बार डाउट करूंगा डाउटर को, उससे डाउटर ही प्रूव हो रहा है. तो द एक्ट ऑफ कॉन्शियसनेस हैज सम सबस्ट्रेटम, दैट इज दिस माइंड, द डाउटर. इस चीज को हुसरल जो है वो रिजेक्ट करते हैं. हुसरल सेज दैट देयर इज नो अंडरलाइंग सब्सटेंस व्हिच इज दी, ऐसा कोई सब्सटेंस नहीं है हमारा जो इस कॉन्शियस एक्ट के पीछे. रादर द ईगो इज समथिंग दैट यूनाइट्स. आप ऐसे मान सकते हो कि कोई चीज सेंटर में है और उसके अराउंड चीजें हो रही हैं, कोई चीज पीछे नहीं है. डेकार्ट इज लाइक कि कोई मेरा एक माइंड है और उसकी क्वालिटीज एक्सप्रेस हो रही है इन द फॉर्म ऑफ थिंकिंग, डाउटिंग, पेन, प्लेजर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. हुसरल इज लाइक कि भाई स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर ऑफ एक्सपीरियंस है और उससे इंटेंशनैलिटी फ्लो करती है. उन चीजों को जानते हैं. इंटेंशनैलिटी इज द डायरेक्टेडनेस. तो उसके बीच में एक सेंटर में एक चीज है जो सब चीजों को यूनाइट कर रही है.
वो सेंटर में है, वो पीछे नहीं है, तो इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियसनेस। ये डिफरेंस हो जाता है दोनों के अंदर। द आई थिंक ऑफ Husserl is not a subject, rather it is a condition, it is like a center from which all these activities are flowing. आप लोग किसी को डाउट हो इसमें तो पूछ सकते हैं। आई गेस ये क्लियर ही होगा, वैसे तो पढ़ते होंगे सब। ठीक है, so there is no ghost soul, there is no ghost inside the machine, rather this ego is the center of the experience, says Husserl. अब आपसे मैं अगर पूछूं किसी से कि हाउ इज Husserl's view different from Sartre and Heidegger? सात्रे और हाइडेगर से कैसे डिफरेंट है Husserl? On one side there is Descartes who started this debate, I think, early. Then there is Husserl. Then there is Sartre. There is Heidegger. Husserl, Sartre, Heidegger has something in common: phenomenology. ठीक है, डेकार्ट और Husserl का तो मैंने आपको बताया कि डेकार्ट बताता है कि this I is a thinking substance, res cogitans. It is separate from the body, which is ex extension. Mind is like a thing that thinks. It is the inner self. Husserl says that it is not separate. It is not something which is a substance per se. Rather, it's a glue. It's like that center that holds all the experiences together. है ना, जैसे all my perceptions, all my memories, all my feelings belong to some flow. और जो flow को का glue है, that is ego. It is not something over and above. Then how is Sartre and Heidegger different from him? This question has also been asked by UPSC. That's why I'm asking. बता सकता है कोई? अगर आप में से किसी से मेंस लिखा है इस बार, तो आपने क्या लिखा था इसमें, इस क्वेश्चन में? अनिल आपने लिखा था। अनिल आपने क्या लिखा है इस बार? What did you write in this question? ये क्वेश्चन स्किप कर दिया था मैंने, इंडियन फिलोसॉफी का अटेम्प्ट किया। ये क्वेश्चन स्किप कर। ठीक है, ठीक है। So Sartre basically says कि he rejects the transcendental ego concept of Husserl. He says that ego is not inside the consciousness. There is no ego per se. Ego जैसा कुछ नहीं होता. Consciousness is free. It's open. It's nothingness. It's keep on defining itself. ठीक है, और हाइडेगर कहता है कि the concept of ego is secondary in nature. The Dasein, being in the world, is primary. So he says the real question is the human existence, the Dasein, and not the ego. Ego, there is no inner subject per se. Rather, there is always this being in the world, how we are situated in this various relationships of the world. So, and ego is something which arises later through our relation and actions. ये difference है. Then the next one is Quine's two dogmas of empiricism. इसमें मैं आपको बहुत सिंपल चीज बताऊंगा। क्वाइन ने बोला है कि देखो एनालिटिक सिंथेटिक की जो डॉगमा चला आ रहा है वेस्टर्न फिलोसफी में, ये गलत है, क्योंकि कोई भी चीज बेसिकली जो चीज शुरू हुई थी ह्यूम से। ह्यूम ने रिलेशन ऑफ आइडिया मैटर ऑफ फैक्ट, जिसको हम ह्यूम्स फॉर्क बोलते हैं। ह्यूम ने बोला कि कुछ ऐसे हैं जिनके बीच में लॉजिकल रिलेशनशिप होता है, जैसे आइडिया ऑफ ट्राइंगल एंड ट्रायंगुलैरिटी एंड ट्रायंगल, थ्री साइड एंड ट्रायंगल, इनके बीच में लॉजिकल रिलेशनशिप है। These are relation of ideas. But when it comes to matter of fact, these are contingent in nature. They are not a priori. ये डिपेंड करते हैं एक्सपीरियंसेस पे, तो इनमें नेसेसिटी नहीं होती। इसको आगे जाके कांट ने और ज्यादा डिस्टिंक्शन कर दिया, ए प्रियोरी, ए पोस्टेरियोरी, एनालिटिक सिंथेटिक। तो एनालिटिक को कांट ने बोला सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बेसिस पे। फिर आगे जाके लॉजिकल पॉजिटिविस्ट आते हैं, वो कहते हैं कि एनालिटिक सिंथेटिक पॉसिबल है, ए प्रियोरी, ए पोस्टेरियोरी ऐसा कोई पॉसिबल नहीं होता। और एनालिटिक कोई भी चीज तब होती है नॉट ऑन द बेस ऑफ सब्जेक्ट प्रेडिकेट, रादर इट इज बेस्ड ऑन मीनिंग एंड फैक्ट। जहाँ पे मीनिंग डोमिनेट करता, जहाँ पे मीनिंग ही होता है, वहाँ उसको हम बोलते हैं एनालिटिक। फॉर एग्जाम्पल, ईदर इट इज रेनिंग आउटसाइड और इट इज नॉट रेनिंग आउटसाइड। तो ये चीज एनालिटिक है नॉट बिकॉज सब्जेक्ट प्रेडिकेट, बट बिकॉज ऑफ मीनिंग, या मीनिंग डोमिनेट कर रहा है।
all bachelors are unmarried made adult. This statement is analytic, not because subject predicate, but meaning is dominating. Meaning is alone there. और जहाँ पे फैक्ट होता है वो चीज मैटर ऑफ फैक्ट होती है. ठीक, ये इसने बोला. अब क्वाइन बोल रहा है कि ये पूरा डॉगमा है. आप कैसे बोल सकते हो कि किसी भी चीज में मीनिंग होता है, किसी में फैक्ट इफेक्ट होता है? नॉलेज इज अ वेब ऑफ बिलीफ, एक बिलीफ है, और जहाँ पे चीजें इंटरकनेक्टेड है. देयर इज नथिंग विच इज मीनिंग ओनली और फैक्ट ओनली. हर चीज में एक मीनिंग कंपोनेंट होगा, शायद वो ज्यादा होगा, बट फैक्ट कंपोनेंट भी होता है. वैसे ही फैक्ट वाली चीज में कोई ना कोई मीनिंग कंपोनेंट भी होगा. तो देयर इज नो एज सच क्लिवेज बिटवीन व्हाट इज एनालिटिक, व्हाट इज सिंथेटिक. और उसने फिर अपने आर्ग्यूमेंट्स बताया भी कैसे आप डिफाइन करोगे एनालिटिसिटी. सिनोनिमिटी की बेसिस पे करोगे तो सिनोनिमिटी को कैसे करोगे? एनालिटिसिटी की बेसिस पे तो सर्कुलर हो जाएगा. तो देयर इज अ प्रॉब्लम, यू कैन नॉट डिफाइन एनालिटिसिटी. तो हर चीज जो है, देयर इज नथिंग विच इज मीनिंग ओनली, विच इज फैक्ट ओनली. दोनों चीजों का मिक्सचर है. तो उसने एक होलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था. आगे से समझ में आ गया होगा, इजी है. तो इसके काउंटर भी है. देखिए, लॉज ऑफ लॉजिक हैं. हाउ कैन दे बी सिंथेटिक? मतलब इनमें कौन सा फैक्ट वाला पार्ट है? 2 + 2 = 4. क्या इसमें कोई फैक्ट वाला पार्ट है? ये क्रिटिसिज्म भी है इसका. देन 4C, explain Berkeley's doctrine of nominalism and his refutation of abstract ideas. Berkeley rejects Locke's view. लॉक क्या करता है? जो डेकार्ट कर रहा था, स्टार्ट तो किया था बेकन की जैसे इसने, लॉक ने. स्टार्टेड एज बेकन बट एंडेड एज डेकार्ट. ही स्टार्टेड विद टेबुलर रसा, बट एंड करते करते तीनों सब्सटेंस ने एक्सेप्ट कर लिए. वी हैव सेंसिटिव सर्टेनिटी ऑफ मैटर, वी हैव इंट्यूटिव सर्टेनिटी ऑफ सेल्फ, वी हैव डेमोन्स्ट्रेटिव सर्टेनिटी ऑफ गॉड. तीनों ही सब्सटेंस ने एक्सेप्ट कर ली. मैटर को एज एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट माना उसने. इस पे बर्कले कहता है कि एब्स्ट्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, इंडिविजुअल चीजें एग्जिस्ट करती है, इंडिविजुअल आइडियाज एग्जिस्ट करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एग्जिस्ट नहीं करते. वी कैन ओनली परसीव इंडिविजुअल आइडियाज, नॉट द एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज. तो बर्कले की फिलॉसफी में आइडियाज है और माइंड्स है. देयर इज आइडियाज एंड द माइंड्स दैट आर अवेयर ऑफ दोज आइडियाज. एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को रिजेक्ट करता है. उसका क्लासिकल आर्ग्यूमेंट है, ऑब्जेक्ट्स आर नथिंग बट क्वालिटीज, क्वालिटीज आर नथिंग बट परसेप्शन. देयरफॉर ऑब्जेक्ट्स आर नथिंग बट परसेप्शन. To be is to be perceived. Easy question है. If you want to ask anything, you can ask. Nominalism का मतलब ये है कि objects are nothing but name. Apple जो है वो एक नाम है. Convenience के लिए हमने नाम दे दिया है, but Apple जैसा कुछ होता नहीं है. There's nothing like Apple. It can be reduced to that singular sensations of redness, sweetness, etc., etc., etc. बस वो ही real है. Apple as an abstract concept is not real, and it is not real. It is just a name given to it. बट हम साइकोलॉजिकली इतना ज्यादा कंपल्सिव हो चुके हैं. इसके लिए लाइबनिज इस्तेमाल करता है वर्ड फिनोमेना बेने फंडाटा. ये फिनोमेना इतना वेल एस्टैब्लिश फिनोमेना हो चुका है कि वी आर कंपेल्ड टू बिलीव कि कोई ऑब्जेक्ट है. एप्पल, देयर इज समथिंग ऑब्जेक्ट लाइक टेबल, बट ऐसा नहीं है. दीज आर जस्ट नेम. दीज एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर नॉट रियल. ठीक है. सो दिस वाज वेस्टर्न फिलोसफी फॉर यू. नाउ लेट अस कम टू इंडियन फिलोसफी. इंडियन फिलोसफी कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बाकी कोशिश करेंगे कल करने की. एक्सप्लेन द ग्राउंड ऑन विच चार्वाका रिफ्यूट्स inference as a valid source of knowledge. चार्वाका says that प्रत्यक्ष ही एकलौता प्रमाण है, और जो inference है, it is leap in the dark. The so-called inference is based on vyapati, the invariable concomitance between hetu and sadhya, middle and the major. And this vyapati, which is the nerve of inference, cannot be proved either by way of perception. क्योंकि perception से तो आप प्रूव करोगे व्याप्ति को, तो ऐसी बात हो जाएगी कि व्याप्ति is that कि invariable concomitance. Is invariable concomitance of smoke and fire. Can you prove this by perception? No, because you can only perceive particular instances of fire and smoke. You cannot perceive all past, present, and future. ठीक है, तो वही है यहाँ पे प्रॉब्लम. It cannot be proved, और अगर हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे तो it will be fallacy of infinite regress. Not infinite regress, sorry. मतलब आप इसको प्रूव नहीं कर सकते just on the basis of experience.
जनरलाइजेशन हो जाएगा, इलिसिट जनरलाइजेशन हो जाएगा. Then it cannot be proved on the basis of inference also. Inference की बेस पर प्रूव करने की कोशिश करोगे तो it will be circular reasoning. Inference depends on व्याप्ति, व्याप्ति depends on inference. Circular हो जाएगा. It cannot be proved on the basis of comparison or testimony. वहाँ पे भी इन तरह के inference involved है. So अनुमान cannot be proved. व्याप्ति वाली चीज आनी पड़ेगी यहाँ पे. Example you can use. You can criticize चारवाक कि while criticizing inference, he has used inference. बहुत सारे अपोजिट व्यूज को इसने इन्फर किया है. If you refute inference, then you will limit the knowledge, right? Like this. Next is present an exposition of debate between Nayayikas and Buddhists with reference to notion of Praman and Praman Phal. ये क्वेश्चन आई गेस सब किसी ने पढ़ा नहीं होता है. पढ़ा है आपने से किसी ने, या किसी ने आंसर किया हो तो क्या लिखा है इसमें? सर जैसा बुद्धिज्म परसेप्शन और इन्फरेंस को मानता है प्रमाण, वैलिड प्रमाण, और न्यायिका जैसा 4 प्रमाण मानते हैं. तो जैसा जो लास्ट जो प्रमाण फला होता है, तो अल्टीमेट रियलिटी जैसा बुद्धि के लिए बुद्धि वगैरह, या फिर कॉजेशन, थ्योरी ऑफ कॉजेशन, एवरीथिंग इज मोमेंटरी वगैरह है. और जैसा आपको ये रियलाइज होने के बाद आप बुद्धि को कर सकते हो, जो फाइनल डेस्टिनेशन है प्रमाण फला. और न्याय में सर वो जैसा फाइनल में सब्सटेंस है, उसके जो 8 कैटेगरीज है, वैशेषिक वाले, ये वाले. और जैसा आप वो लिबरेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जैसा आप ये परसेप्शन वगैरह करके जैसा एक सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है. और बाकी आपको सब्सटेंस वगैरह जो एक्सटर्नल वर्ल्ड की रियलिटी वगैरह पता चल जाती है प्रमाण फला में. प्रमाण फल से क्या मतलब है? प्रमाण फला में अल्टीमेट रियलिटी क्या हो सकती है, जैसा ये थ्रू प्रमाण वो क्या जान सकते हैं वगैरह. The result है ना, रिजल्ट ऑफ कॉग्निशन. हाँ रिजल्ट सर, उसका रिजल्ट क्या हो सकता है वगैरह. ठीक है, तो इसमें बुद्धिस्ट क्या कहते हैं, बट हाउ डू दे रिफर? तो बुद्धिज्म का सर वही है, जैसा परसेप्शन और इन्फ्रेंस दो ही वैलिड प्रमाण मानते हैं ना, बुद्धिज्म वगैरह. तो इस बेसिस के ऊपर वो जैसा क्षणिकवाद है कि हर एक चीज मोमेंट्री है ये वगैरह, वैसा सब जैसा कॉजल रिलेशन है ये वगैरह. और उन्होंने जो आर्य सत्य दिए थे, 4 नोबल ट्रूथ वगैरह, कि एवरीथिंग इज दुखा, एवरीथिंग इज इविल इन दिस वर्ल्ड वगैरह. तो जैसा ये जान लोगे कि ये सब डिपेंडेंट है ये वगैरह, तो आपको रियलाइज होगा कि एक चीज़ है जो इंडिपेंडेंट है ये वगैरह, तो बुद्धि है. तो आप जब वो रियलाइज करोगे तो ये जो पेन है ये है, आप वो ये हो जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव डिस्क्रिप्शन. मतलब पॉजिटिव में आपको कोई पेन नहीं रहेगा, और नेगेटिव में कोई ये नहीं रहेगा कि पैशन वगैरह सब मीन्स सब डिजोल्व हो जाएंगे ये वगैरह प्रमाण फलों में. थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, और कोई बताना चाहेगा? कोई और बताना चाहेगा इसका? कोई भी ट्राई कर सकता है, आप इन्फर कर सकते हो. आपको लिखना पड़ता तो आप क्या लिखते? कुछ ना कुछ आंसर बनाना पड़ता हो. जैसे व्हाट यू कैन लर्न कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आंसर कैसे बनाया जाता है. आपको चाहे से ये नहीं पता कि नायिका और बुद्धिस्ट का ये डिबेट क्या है, बट यू कैन नो कि बुद्धिस्ट आर दोज हु बिलीव इन इम्परमानेंस, मोमेंटरीनेस. ठीक है. नायिकाज आर वंस हु बिलीव इन सामान्य लक्षण, प्रत्यक्ष प्रमाण. और ये क्या बिलीव करते हैं? स्वलक्षण, इंडिविजुअल अलोन इज रियल. कुछ पॉइंट्स आपको याद है, उसके बेसिस पे कुछ ना कुछ आंसर आपको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा. एनीवेज, हमारी फिलॉसफी के अंदर होता है, एक तो होता है प्रमा और एक होता है प्रमाण. प्रमा इज वैलिड कॉग्निशन एंड द सोर्स ऑफ दैट वैलिड कॉग्निशन इज प्रमाण. प्रमाण फल इज व्हाट वैलिड कॉग्निशन यील्ड्स. उससे क्या चीज हमको पता लगती है, दैट इज प्रमाण फल. जो नायिकास हैं, दे मेक दिस डिस्टिंक्शन. वो इन दोनों के बीच में डिस्टिंक्शन करते हैं कि प्रमाण क्या है, प्रमाण फल, प्रमा एंड द इट्स नॉलेज. बट जो बुद्धिस्ट हैं, दे रिजेक्ट दिस डिस्टिंक्शन, क्योंकि उनके लिए तो डिस्टिंक्शन इज इनवैलिड. उनके लिए तो इंडिविजुअल अलोन इज रियल. देयर इज नो एसेंशियल थिंग which differentiates one thing or which makes one thing from the other thing. तो उस बेसिस पे they reject this distinction, the twofold distinction of प्रमाण and प्रमाण फल. बुद्धिस्ट के लिए ये सेम है.
इट गोस विद द सेम थिंग, ठीक है। और इसको फिर आप आगे इलेबोरेट करके और चीजें भी लिख सकते हो, स्वाल लक्षण वाली डिबेट, अपोहवाद वाली डिबेट के अंदर। और सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष प्रमाण वो मानते हैं या नहीं मानते हैं, ये स्वाल लक्षण को ही मानते हैं। इंडिविजुअल अनोड इज रियल, गुना वाली डिबेट है कि सिर्फ गुण ही है, द्रव्य नहीं है, ठीक है। बुद्धिस्ट आर्ग्यूमेंट है अर्थ क्रिया कृत्यम कारणम लक्षणम सत, ओनली विच हैज कॉजल एफिकेसी इज रियल। A universal, a substance, a eternal thing cannot have causal efficacy, because causal efficacy means the capacity to change, and something which is consistent, eternal, cannot change. So जो चीज capacity of change है वही real होता है। तो everything is momentary in nature, so उसी तरह से इन लोगों ने माना है। They have not accepted the distinction between the two. यहाँ पे आप नॉमिनलिज्म और उसकी डिबेट ला सकते हो। नेक्स्ट इज 5C, delineate the main point of difference between theory of intrinsic validation, सतह प्रमाण्यवाद, and theory of extrinsic validation in classical Indian philosophy. मीमांसा और न्याय के बीच में है ये आंसर, स्ट्रेट फॉरवर्ड। कुछ और बच्चे भी इनको मैं अनम्यूट कर देता हूँ इफ यू वांट टू आस्क। तो द क्वेश्चन इज बिटवीन मीमांसा और न्याय का, सिंपल है। मीमांसा बोलता है कि जो इट इज सेल्फ लुमिनस सेल्फ, और जो न्यायिकाज हैं दे से दैट it is inferred, it is known through the fruitful activity. fruitful activity से पता लगता है कि वो चीज सही है कि नहीं है। सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्सेस। एग्जामिन रामानुजा 7 ऑब्जेक्शन अगेंस्ट मायावाद और अद्वैत। ये भी एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आप हमेशा पढ़ते ही हो। सप्तानुपत्ति और उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट्स, प्रेजेंट एंड एक्सपोजिशन। बट इसमें ये लिखना है कि दोनों के लिए माया इंपॉर्टेंट है। रामानुजा और क्या बोलते हैं आपके शंकराचार्य हैं, दोनों के लिए माया इंपॉर्टेंट है। वहां पे माया जो है वो कंसीलमेंट का काम कर रही है और प्रोजेक्शन का काम कर रही है, आवरण विक्षेप। और यहाँ पे जो माया है, इट इज द पावर ऑफ ब्रह्मन, इट इज नॉट समथिंग विच इज भ्रांति, इट इज कंपेयर्ड विद प्रकृति। क्योंकि ये लोग ब्रह्म परिणामवाद में मानते हैं और वो ब्रह्म विवर्तवाद में मानते हैं। प्रेजेंट इन एक्सपोजिशन न्याय विशेष का थ्योरी ऑफ कॉजेशन, इट इज असत कार्यवाद, ठीक है। असत कार्यवाद की 5 आर्ग्यूमेंट्स है, वो लिख दोगे। उनकी डिबेट विद सत्कार्यवाद, सत्कार्यवादिन्स विल रिजेक्ट दिस। फाइनली यू विल हैव टू सिंथेसाइज कि भाई गीता भी बोलती है कि ना सतो विदिते भावो ना भावो विदिते सता, कि अगर नथिंग में से कोई समथिंग नहीं निकल सकती, कोई चीज कहीं प्रेजेंट नहीं है तो वो उसमें से निकल नहीं सकती। सत्कार्यवाद इज मोर लॉजिकल, अभाव में से भाव नहीं निकल सकता। नेक्स्ट इज प्रेजेंट डिटेल्ड अकाउंट ऑफ गौतमस डेफिनेशन ऑफ परसेप्शन। ये बताएगा कोई? ये तो इजी है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसमें एक सूत्र आएगा, बस वो सूत्र ही इस आंसर को कर देगा पूरे क्वेश्चन। यस अनिल, व्हाट डिड यू राइट? गौतमस डेफिनेशन ऑफ परसेप्शन। सर उसमें जैसा सविकल्प निर्विकल्प, फिर जैसा वो 3 टाइप्स के होते हैं, मीन्स योग सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण वगैरह। फिर जैसा वो 4 टाइप के कॉन्टेक्स्ट वगैरह, जो ये वगैरह सर। एक वो जैसा जो होता है ना सर, आई थिंक एक्शन, इन्फ्लुएंस वगैरह, वो वाला 4 टाइप के जो कॉन्टेक्स्ट होते हैं ना वो लिख दिए हैं। बाकी सविकल्प निर्विकल्प और 3 टाइप की एक्स्ट्राऑर्डिनरी परसेप्शन, बाह्य प्रत्यक्ष, अंतर्गत प्रत्यक्ष, ये लिख दिया सर। और बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नव्य न्याय एंड ओल्ड न्याय। गौतम किसको बिलोंग करते हैं, नव्य न्याय या ओल्ड न्याय? ओल्ड न्याय है ना सर? हाँ, ये तो ओल्ड न्याय, ये तो फाउंडर है। ठीक है, तो इनके में आप वो लिखोगे, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष उत्पन्नम ज्ञानम अव्यपदेशा अव्यभिचारी व्यवस्थात्मकम प्रत्यक्षम, which is there is sense object context, it is non verbal, it is non erroneous, it is determinate, that is perception. लौकिक अलौकिक योगज सामान्य लक्षण, ये सब चीजें। हाँ सर, वो जो 6 कॉन्टेक्स्ट, सेंस ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्स्ट। तो चारवाक जो थे उन्होंने सिर्फ इतना बोला, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, इन्होंने और इलेबोरेट कर दिया उसको।
then there is the next question. How is Brahman conceptualized in Advait as both निमित्त and उपादान कारण of the world? ठीक है, तो निमित्त कारण, निमित्त जो है वो सिर्फ, वो हमको लगता है इट इज डिस्टॉर्शन। वो बोलते हैं सीधे बात कि जब तक कॉन्शियसनेस ऐसी है हमारी विच इज नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द वर्ल्ड ऑफ प्लूरलिटी एंड द सब्सटेंस, तब तक हमको जगत दिखता है। और ये जगत है, ये बेसिकली विवर्त है, इट इज नॉट रियल इन नेचर, इट कैन बी सबलेटेड टू अ हायर रियलिटी। तो ब्रह्म विवर्तवाद का कॉन्सेप्ट है इसमें। और माया का आवरण और विक्षेप, माया जो है वो रियल नेचर को आवरण कर लेता है और विक्षेपण करता है इन द वर्ल्ड ऑफ जीव जगत और ईश्वर। ठीक है सर, इस वाले में शायद उन्होंने जो कहा था शंकराचार्य जी ने, अभिन्न निमित्त उपादान कारण, उस कॉन्टेक्स्ट में कहना है हमें शायद। लाइक पॉट भी है, पोटर भी है, दोनों की क्वालिटीज पाई जाती है ब्रह्म में, है ना? उसी में है। जैसे कि गोल्ड है, तो गोल्ड एक सब्सटेंस है, यू कैन मेक ईयरपीस आउट ऑफ इट, कुछ भी बना सकते हो। बट शंकराचार्य मॉडिफिकेशन से ज्यादा मैथ नहीं रखते, इज मोर कंसर्न अबाउट द एसेंस, व्हाट इज द मेन थिंग। माया भी उसी के अंदर है। शंकर, माया कोई बाहर तो है नहीं, है ना? माया और जो ब्रह्मन है उनका तादात्म्य में रिलेशनशिप है। बट ये है तो अनरियली, इट इज नॉट रियल। या एट Unreal means ब्रह्म not, लेवल। but it is sublated. It can be sublated into a into the higher reality. डिबेट पूरी लिखोगे, बट बात तो फिर वही लिखनी है कि ब्रह्म विवर्तवाद वाली। हाँ ये सर। एंड सर डिबेट में हम डीज्म और पैंथीज्म से भी रिलेट करेंगे ही ना यहाँ पे? कर सकते हो। हाँ, थोड़ा You सा can ये also, शो हो जाएगा you कि will also, you हम will also इंडियन को criticize ज्यादा with, प्रायोरिटी दे रहे हैं, कि इंडियन एक स्टेप आगे है डीज्म और पैंथीज्म से। and here you will also use Ramanujacharya and Madhvacharya. रामानुचार्य मध्वाचार्य इनको क्रिटिसाइज करेंगे, शंकराचार्य को। बट फाइनली यू विल से कि जो माध्वाचार्य रामानुजाचार्य का कॉन्सेप्ट है, he has accepted at empirical level, but transcendental level everything can be sublated to the ultimate reality, the ultimate principle Brahman, पारमार्थिक स्टेज में। Then there is 6C, discuss a debate between Bhatt and Prabhakar with respect to अभाव। आप बताएं इनमें से कौन अभाव को एक्सेप्ट करता है, कौन नहीं करता? So Kumar Bhatt is one who, Kumar accepts, huh? Kumara accept, हाँ, above as independent category, and to know it means जो अनुपलब्धि है ना, वो as a category to know it means एक प्रमाण मानता है। Yes. So he accepts it just like Nyaya Vaisheshik, but he says that abhav is not known through perception and inference, but a negative fact can only be known through a negative praman, anuplabdhi. Prabhakar does not accept abhav. He says that absence is non-perception. ठीक है, तो जब नॉन परसेप्शन देखते हैं तो जब हम किसी चीज को देखते हैं तो उसका नॉन परसेप्शन में दिख ही जाता है, उसके लिए उसको एज ए कैटेगरी मानने की जरूरत नहीं है। तो ये डिबेट है दोनों के बीच में, सिंपल। 7A, why does Shankara call Sankhya philosophy as प्रधान मल्ल? तो ये वर्ड जो है आपको CD शर्मा में देखने को मिलेगा, प्रधान मल्ल वाला। प्रिंसिपल अपोनेंट है ये वेदांत की। क्यों? क्योंकि इसने डुअलिज्म क्रिएट कर दिया है, प्रकृति और पुरुष का। ठीक है, बल्कि एग्जिस्ट क्या करता है? सिर्फ सब्जेक्ट। बट इन लोगों ने गलती कर दी, तो इसको प्रिंसिपल अपोनेंट मानते हैं। एंड ही ऑल्सो, जब आप CD शर्मा पढ़ेंगे, सबसे पहले जो क्रिटिसिज्म है प्रकृति परिणामवाद का स्टार्ट होता है। शंकराचार्य जब स्टार्ट होते हैं CD शर्मा में, इट स्टार्ट्स विद पहले प्रायर व्यू, पूर्व सिद्धांत है, पुराने सिद्धांत है, उनको क्रिटिसाइज करते हुए, उनका खंडन करते हुए स्टार्ट होता है शंकराचार्य। पहले खंडन करेंगे, फिर अपना खंडन करेंगे और सिद्धांत पेश करेंगे।
तो ही क्रिटिसाइजेस प्रकृति परिणामवाद जो डुअलिज्म है उनके लिए, उसमें काफी सारे आर्गुमेंट्स हैं. यू कैन लुक एट द सी डी शर्मा वाला प्रकृति परिणामवाद का क्यों क्रिटिसाइज करता है. Explain the nature of God and its role in Kabbalion yoga philosophy. सर मीन्स जो ड्यूअलिज्म में जो उन्होंने क्रिटिसिज्म किया था वही है ना कि कैसे कॉन्जुगेशन होता है वगैरह. मीन्स जैसा सांख्य एक्सप्लेन करता है कि तो ब्रह्मा मीन्स शंकर वाले वही बोलते हैं ना कि पॉसिबल नहीं है कॉन्जुगेशन वगैरह, क्योंकि होता है तो फिर वो लीनियर इवोल्यूशन हो जाएगा वगैरह, सर्कुलर नहीं होगा वगैरह. वही लिखना है इसमें वगैरह. तो इसलिए वो लास्ट में वो सब चीजें आएंगी. प्लूरैलिटी ऑफ पुरुषा वाला भी आएगा कि पुरुषा मैनी कैसे हो सकते हैं ना. एक जो इनसेंटिनेंट कॉज है लाइक प्रकृति, हाउ इट कैन बी द कॉज ऑफ दिस वर्ल्ड वेयर देयर इज अ ऑर्डर व्हिच इज प्रेजेंट. हाउ कैन इट एक्सप्लेन फिजियोलॉजी. ओके. और जो टू मींस कॉन्ट्राडिक्टिंग रियलिटी हाउ कम क्लोजर मींस इन्होंने गॉड तो एक्सेप्ट नहीं किया था. तो वो रिलेशन वाला प्रॉब्लम आ जाता है ना, माइंड बॉडी रिलेशन वाला. हाँ. वो 3 आर्गुमेंट दिए उन्होंने कि दोनों ब्लाइंड एंड लेम वाला, तो वो भी इनवैलिड है बिकॉज वहां पे दोनों कॉन्शियस है. वो सारे लिख दो आप कि. और फिर फाइनली सी डी शर्मा क्या लिखते हैं कि इन ऑर्डर टू अवॉइड द इनिशियल ब्लंडर दे क्रीप ब्लंडर आफ्टर ब्लंडर, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट करते थे. ब्लंडर यही था कि 2 अपोजिट रियलिटीज मान ली और इंडिपेंडेंट मान लिया दोनों को, या तो सिंथेसाइज करते थे गॉड से. Yes, you can use all these arguments. All are valid. दोनों में सिमिलरिटी क्या है? दोनों सत्कार्यवाद में मानते हैं, बट ये प्रकृति परिणामवाद में मानते हैं और वो विवर्तवाद में मानते हैं. वही ब्रह्मन विवर्तवाद है. Then God and role in Kaivalya, in yoga philosophy. God is accepted as a कॉन्जुगेटर. कॉन्जुगेटर. हाँ, पुरुष और प्रकृति के लिए. And he is accepted as a special Purusha. हाँ, मींस डिवोशन टू गॉड इज द surest way to liberation वगैरह. यहाँ कोई वो नहीं है क्रिएटर डिस्टर्ब वगैरह. यस ही इज द लोकस ऑफ डिवोशन. जो चित्त की आप देखोगे चित्त भूमिया, तो उसमें चित्त मूड विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध. तो एकाग्र स्टेज तक अगर आपको आना है तो यू नीड गॉड एज द लोकस ऑफ डिवोशन. एंड ही इज यू कैन से आप, ये एक आपके लिए प्रिंसिपल है, द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसेंडेंस की. बिकॉज गॉड इज समथिंग विच इज नॉट अफेक्टेड बाय द 3 गुणास ऑफ प्रकृति. वो इन तीनों जिनों के खेल की बियॉन्ड है, इज नॉट अफेक्टेड बाय दीज, is beyond all these things. So he is a source of inspiration also, and in something which we can surrender to. ईश्वर परिनिधान. आपको पता होगा नियम के अंदर एक नियम है, यम और नियम में. जब आप अष्टांग योग में आगे बढ़ते हैं तो पहले यम नियम के बाद आगे चीजें आती हैं. आसन, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सब आगे बाद में आती है. पहले यम नियम जरूरी है. तो एक नियम है ईश्वर परिनिधान, जो करें वो ईश्वर को समर्पित कर दें. And surrender to God is the surest means to come to that ekagri stage, जिसके बाद निरुद्ध पॉसिबल है. ठीक है. आप क्रिटिसिज्म भी कर सकते हो. यहाँ पे गॉड का जो कंसेप्ट है, इट इज नॉट सेटिस्फैक्टरी इन नेचर, है ना. इट इज एक्सेप्टेड एज ओनली मीन्स टू एन एंड. नेक्स्ट इज Jaina philosophy pluralistic and realistic? Yes, it's pluralistic. How? अनेकांतवाद. How it is realistic? बता सकते हैं. अनंत धर्माकम वस्तु, प्लूरलिज्म, और जितनी भी रियलिटीज हैं, they are not just in the mind, they exist independently. They have multiple aspects of the reality. So there is a ontological realism of जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, कल, काल. ये जो सारे उन्होंने क्लासिफिकेशन किए हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं एज इटर्नल सब्सटेंस, रियल इटर्नल सब्सटेंस. तो क्लासिफिकेशन बताना है आपको इसमें, रियलिज्म दिखाने के लिए. ठीक है.
Then discuss the idea of बिंब प्रतिबिंबवाद as presented in Vedanta philosophy इसमें along. वो भी लिख सकते हैं ना क्रिटिसिज्म की, जैसा ये थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी बोला जाता है इनको, लेकिन ये काउंटर करती है कि नहीं, Yes, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ नॉलेज। yes, yes. नेक्स्ट इज बिंब प्रतिबिंबवाद, ये कौन बताएगा? ये दूसरे एग्जांपल से थोड़ा समझा सकते हैं कि सन और उसके जो रिफ्लेक्शन है वाटर में, उन दोनों का रिलेशन हम देखेंगे। उसी तरीके से जो ब्रह्म है और माया है वो उसी तरीके से कंपैरिजन करते हैं शंकराचार्य जी। ब्रह्म और कि माया है, ब्रह्म या जीव? ब्रह्म एंड जीव। सर ब्रह्म माया है शायद। ब्रह्म इज द बिंब एंड जीव इज प्रतिबिंब। ब्रह्म का माया जो है ब्रह्म का रिफ्लेक्शन ही तो है ना। माया ब्रह्म का रिफ्लेक्शन है? माया ब्रह्म का रिफ्लेक्शन थोड़ी है। माया कंसील करती है, जिसकी वजह से आगे फिर प्लूरैलिटी की वजह से प्लूरैलिटी में चीजें एक्सप्रेस होती हैं। बट प्रतिबिंब तो जीव है ना, माया थोड़ी है। माया कैसे हो सकती है आप बताओ? ओके ओके यस सर, हाँ गॉट इट गॉट इट। जीव इज द रिफ्लेक्टेड इमेज ऑफ द सेल्फ इन दैट मेंटल मिरर, द चित्त और अहंकार ही सेज। कहाँ ये रिफ्लेक्ट होती है? अहंकार के अंदर। जस्ट एज द फेस इमेज इन वाटर डिपेंड्स ऑन बोथ फेस एंड वाटर, द जीव डिपेंड्स ऑन ब्रह्मन एंड द उपाधि, द लिमिटेड एडजंक्ट। तीन चीजें होती हैं यहाँ पे, बिंब, प्रतिबिंब और उपाधि। बिंब तो ओरिजिनल है, द सेल्फ और द ब्रह्मन, ठीक है, विच इज द ओरिजिनल सेल्फ लुमिनस रियलिटी, स्वयं प्रकाश। प्रतिबिंब इज द रिफ्लेक्शन ऑफ इट, द जीव। और उपाधि मतलब लिमिटेड एडजंक्ट, फॉर एग्जाम्पल द बाइंड बॉडी माइंड इंटेलेक्ट कॉम्प्लेक्स which serves as the उपाधि in which the colors reflect। जो हमारा चित्त है वो उपाधि का काम करता है, जहाँ पे ये प्रतिबिंब आता है। इट इज द लिमिटिंग एडजंक्ट लाइक द माइंड और द अहंकार। माइंड और अहंकार से तो पता लगता है ना कि जीव है मेरा एक। जब ये उपाधि हट जाएगी तो जीव, और हमको करना क्या है साधन चतुष्टय के अंदर? इस उपाधि को हटा देना है। जैसे ये पर्दा हटेगा वैसे ही जीव ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मे बना पड़ा, अपरोक्ष अनुभूति हो जाएगी। इट विल बी द अचीवमेंट ऑफ द अचीव। ठीक है, ये पर्दा ही तो है बीच में, एक कर्टेन ही तो है। कर्टेन को हटाना है, किससे? साधना से हटेगा। ये बोलने से नहीं हटेगा, एक साधना से हटेगा। समझ में आया व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? हाँ यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर बताओगे भी कि कैसे लिबरेशन होगा पॉसिबल। श्रवण मनन निधिध्यासन और साधन चतुष्टय, नित्य नित्य वस्तु विवेक, यम उत्तरार्थ भोग विराग, सम दमादि साधन संपन्न एंड मुमुक्षुत्व, आर्डेंट डिजायर फॉर लिबरेशन। इससे ही पॉसिबल है। क्रिटिसिज्म कौन करेगा मॉडल का? रामानुजाचार्य। सर रामानुजाचार्य जी। ठीक है, नेक्स्ट इज 8b, both ascetic and materialist are partial in the negation of each other. Explain Sri Aurobindo's integral philosophy in the light of his statement। इंटीग्रल फिलोसफी है ना, तो हर चीज को इंटीग्रेट करते हैं। एस्थेटिक क्या करते हैं? दे डिनाई द वर्ल्ड एंड द लाइफ। जैसे कि बहुत एक्सट्रीम पे चले जाते हैं रिनंसिएशन में। दे अफर्म कि भाई ये बॉडी है, ये प्रिजन है हमारा, ये आत्मा कैद हो गई है इसके अंदर। बट ये बॉडी किसकी है? ये बॉडी कोई अलग से थोड़ी आ गई, ये भी ब्रह्म का ही एक मैनिफेस्टेशन है। और जो मटेरियलिस्ट है वो डिनाई करते हैं स्पिरिट को। तो आप एक तरफ देखोगे कि एक तरफ तो चारवाक जैसे लोग हैं और एक तरफ जैनी है या फिर योगी हैं, जो योग एकदम तपस्या में चले जाते हैं। और श्री अरविंदो बोलेंगे कि भाई जो स्पिरिट और मैटर ये दोनों उसी का ही है। जो ब्राह्मण है विच इज, उसने क्या किया है? एक कहावत है अपने उपनिषद के अंदर, एको हम बहुश्यामी। मैं एक हूं, मैं अनेक होना चाहता हूँ। अनेक क्यों होना चाहता हूँ? क्योंकि यूनिवर्सल को कैसे जानोगे? जब हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे आप फॉर एग्जांपल आप कोई क्रिएटिव काम करते हो तभी तो आप अपने आप को जानते हो। किसी काम को करते हो तभी जानते हो ना अपने आप को, यार मेरे अंदर ये भी है क्या, मैं ये भी कर सकता हूँ क्या।
मैं ये बोल भी सकता हूँ क्या? आई कैन स्पीक सो फ्लुएंटली, मैं इस चीज़ों को आई कैन नो दिस थिंग्स। तो जब आप अपने आप को एक्सप्रेस करोगे, किसी चीज़ में इन्वॉल्व करोगे, तभी तो जानोगे। तो जो यूनिवर्सल है वो अपने आप को इंडिविजुएट करता है, और जो बस वो इंडिविजुएट करते करते एक लास्ट स्टेप पे पहुंचता है, जिसको बोलते हैं वो सेल्फ कंसीलमेंट। वो खुद ही से खो जाती है वो चीज़, और ये उसकी लीला है। वो सेल्फ कंसीलमेंट के बाद एवोल्यूशन चालू होता है। तो उसी के अंदर दोनों चीज़ मौजूद है। जो कंसीलमेंट के कारण बाहरी बाहरी आवरण है वो मैटर है, और अंदर जो उसके है वो स्पिरिट है। ये स्पिरिट ही आगे से आगे, आगे से आगे इवॉल्व होती है। तो एवोल्यूशन में नथिंग बट डिस्कार्डिंग ऑफ द मैटर। डिस्कार्डिंग इन द सेंस, नॉट इन द सेंस ये हटाई देता है, क्योंकि वो हर चीज मर्जी होती है, बट स्पिरिचुअलाइजेशन ज्यादा होता है इसके अंदर। साइकिकाइजेशन, स्पिरिचुअलाइजेशन एंड सुप्रामेंटलाइजेशन। तो हर चीज इज पार्ट ऑफ इट, नथिंग इज नेगेटेड, एंड इट इज नोन थ्रू अ साधना, says Sri Aurobindo, the sadhana of integral yoga। ठीक है, तो शंकर जो अपने औरबिंदो है, उनका कॉन्सेप्ट ऐसा है विच एम्स नॉट फॉर इंडिविजुअल साल्वेशन और हेडोनिस्टिक प्लेजर। इंडिविजुअल साल्वेशन एस्थेटिक करते हैं, हेडोनिस्टिक प्लेजर की तरफ मटेरियलिस्ट भागते हैं, और ये कॉस्मिक साल्वेशन की बात करते हैं। तो आप ये बताओगे इस चीज में। नेक्स्ट इज बुद्धिस्ट नोशन ऑफ निर्वाण इन कंसोनेंस विद देयर कंसेप्शन ऑफ क्षणिकवाद एंड नैरात्मवाद। तो मेन डिबेट तो ये है कि निर्वाण किसका है। निर्वाण अगर है तो फिर किसका है, किसका निर्वाण है? तो निर्वाण में कोई चीज थोड़ी है, इट इज जस्ट ब्लोइंग आउट ऑफ तृष्णा। तृष्णा की सीधी चल रही है हमारे अंदर, भव तृष्णा, द्रव्य तृष्णा। So it is, yes, critics will say that it is not compatible, but you will say that yes, it is compatible। पता है इसके बीच में डिबेट, किसी को डाउट हो तो यू कैन आस्क। वैसे तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, रेपिटेटिव क्वेश्चन है ये बुद्धिज्म के ऊपर। आप ये समझेगा कि बुद्धिज्म में जो नैरात्मवाद है, इट डज नॉट मीन नो सोल, रादर इट मीन्स नो इटर्नल सोल। इट इज मोर ऑफ अनित्य आत्मवाद। इट इज नॉट अनत्य, अनित्य लिखा जाता है, इट इज नॉट लाइक नो सोल, रादर इट इज अनित्य आत्मवाद। ये जो पंच स्कंद है नाम रूप के, ये भी चेंज हो रहे हैं, कॉन्स्टेंटली फ्लक्स में है इनका भी। ये भी दे विल आल्सो सीज टू बी। जब इनका कॉज नहीं रहेगा तो इफेक्ट भी नहीं रहेंगे। और सारी चीजों का कॉज एक ही है, तृष्णा। जो अल्टीमेट कॉज है तृष्णा है, और तृष्णा है इग्नोरेंस की वजह से। चाहिए चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, अरे असली में कुछ भी नहीं चाहिए आपको, बट एक इग्नोरेंस के अंदर बोलता रहता है इंसान, चाहिए चाहिए, ये अच्छा लगा, वो अच्छा लगा। तो जो अच्छा लगा वो चाहिए, जो अच्छा नहीं लगा वो नहीं चाहिए। ये दो ही चीज तो करते हैं हम। हमको सुखद अनुभव हुआ तो हम बोलते हैं कि चाहिए, दुखद अनुभव बोलता तो कि नहीं चाहिए। बट जो आपको ना ही तो चाहिए ना ही नहीं चाहिए, ये अविद्या के कारण ये दोनों चीजें आपके अंदर आ रही हैं। इसको जानना ही, इसको जानना, और इसको जानते जानते तृष्णा बुझ जाती है। और जब पूरी तृष्णा बुझ जाएगी तो निर्वाण प्राप्त हो गया, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। बुद्ध कहते हैं कि पहले आपको नित्य को जानना है तो आपको पहले अनित्य को जानना पड़ेगा। आप सीधे नित्य को नहीं जान सकते, पहले आपको सारा अनित्य का क्षेत्र जाना पड़ेगा, और जब अनित्य खत्म हो जाएगा तब नित्य चालू होगा आपके लिए, अगर वो कुछ है तो। यू विल नॉट गोइंग इनटू व्हाट इज नित्य, पहले अनित्य को जानो। अनित्य को जानोगे तभी तृष्णा बुझेगी। अभी आप अनित्य को मानते हो, आपने बुद्धिस्ट फिलोसफी पढ़ ली, आपने मुझसे सुन लिया, किसी और से पूछ लिया, सुन लिया कि सब इम्परमानेंट है, सब चेंज है। बट जब आप गुस्सा करते हो, जब आपको चीजें चाहिए होती है, तब तो आपको लगता है कि हाँ मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए, तो कुछ परमानेंट मान के बैठे हो ना। तो पहले अंदर झांक के देखो कि कुछ है क्या परमानेंट। इज देयर समथिंग लाइक आई? कुछ नहीं है, सीरीज चल रही है। ठीक है, उस सीरीज के साथ किस चीज से अटैचमेंट हो चुका है, किसी चीज से अवर्जन हो चुका है। तो नयात्मवाद डज नॉट मीन नो सोल, इट जस्ट मीन्स नो परमानेंट सोल। यस, ठीक है। तो दिस वाज द डिस्कशन ऑफ पेपर 1। पेपर 1 वाज ऑलमोस्ट ऑन दी सेम लाइंस। आप देखोगे, आपने पूरा पेपर देखा, ऐसी कोई चीज नहीं थी विच इज वेरी डिफिकल्ट और आउट ऑफ द बॉक्स। ऐसा जितनी भी अपनी नॉर्मल बुक्स होती हैं, जैसे वाई मसीह है, सी डी शर्मा है, या फिर दत्ता चटर्जी है, इनको पढ़ के भी यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। ऐसा कुछ भी नहीं है। टुमारो विल डिस्कस पेपर 2,
और इन क्वेश्चंस में आपको कोई लगे कि सर कोई डाउट था तो यू कैन आस्क टुमारो आल्सो। अभी के लिए तो चलो, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। विल ट्राई टू शेयर सम पॉइंटर्स ऑन दिस फॉर योर रेफरेंस। चलिए, ऑल द बेस्ट।